यस, गुड इवनिंग वाला व्यू। यस, मेरा आवाज आ रहा है दोस्तों। गुड इवनिंग। यस, थैंक यू थैंक यू। यस दोस्तों, सात्याटी सोल्यूशन की ओर से मैं सिर्फ सुनील दोस्तों, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। यस दोस्तों, सभी लोग रेडी है? प्लीज चार मिनट टाइप कीजिए रेडी करके। दोस्तों, आज एकदम अलग टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं हम। यस, गुड इवनिंग मनोज सर। यस दोस्तों दोस्तों, ये जो टॉपिक है आज आप लोगों को मिला है मैसेज, इमेज भी मिला होगा। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग उनको जानते भी है जो हमारे ट्रेनर है। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकली और कंटेंट के बारे में बोलेंगे ना, तो कंटेंट एकदम प्रैक्टिकल रहता है उनका। और वो खुद वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और उनके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम भी सुन रहे होंगे उनको, बट बहुत सारे ऐसे हमारे परमानेंट पार्टिसिपेंट है। अगर कहीं भी उनका सेशन रहता है अतुल गायकवाड़ सर का, तो तुरंत लॉग इन करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, अपॉर्चुनिटी इज बिजनेस इंश्योरेंस। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बिजनेस इंश्योरेंस का। हम क्या करते हैं, रेगुलर बात करते हैं, रेगुलर प्लान सेलिंग करते हैं, बट बिजनेस इंश्योरेंस, एम्प्लॉय एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ये जो बिजनेस इंश्योरेंस में जो बहुत सारे कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, हमारे साथ अगर नॉलेज नहीं रहता, इसके कारण हम वहाँ पे टारगेट नहीं करते, वहां पे जाते नहीं, बहुत सारे लोग जाते नहीं। कुछ लोग काम करते होंगे बिजनेस इंश्योरेंस में, बट वो अनटच कंटेंट है, अनटच हमारा सेगमेंट है। तो आज हम देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम कैसे काम कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट जनरेशन कैसे करना है, वहां पे कैसे बात करना है, बहुत कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को रेडी रहना है, आपके पास नोटबुक और पेन लेके, क्योंकि कंटेंट ऐसा है आज सेशन में। तो आपको प्रैक्टिकली बिजनेस में आपको यूज होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो मेरा मिशन है, हेल्प एवरी इंश्योरेंस एजेंट बिकम बेस्ट रन बिजनेस। तो आपका बिजनेस बेस्ट बनने के लिए, तो मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ, ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग अरेंज करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, तो सारथी ट्रेनिंग एकेडमी करके हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सारथी ट्रेनिंग एकेडमी, मैं उसका लिंक भेज दूंगा चैट बॉक्स में। और उसके पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जिस लिंक ने आपने ज्वाइन किया है, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं, वो भूल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मालूम नहीं रहता आज शाम को सेशन है। बट मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको करीबी दोस्त है, जो आपका डीओ का ग्रुप रहेगा या एजेंट का ग्रुप रहेगा, ब्रांच का ग्रुप रहेगा, वहां पे आप जिस लिंक से ज्वाइन किया है वो लिंक शेयर कर दिएगा। करिए, करिए प्लीज। जो जो लोग शेयर कर रहे हैं वो चार्ट ऑफ से डालेगा मी करके, तो मैं भी देखना चाहूंगा कौन लोग मेरे साथ जुड़े हैं मेरे मिशन में। एक एक 2-3 सेकंड जाएगा दोस्तों फॉरवर्ड करने के लिए, बट उससे क्या होगा, जो आपका फ्रेंड है वो भी चाहता है अटेंड करे, नॉलेज ले। तो दोस्तों, ऐसे नॉलेज आप आपके वजह से उनको मिल जाएगा। यस विनायक जी, थैंक यू। अमर कुलकर्णी, थैंक यू। यस, मैं दोस्तों यहाँ पे चार्ट ऑफ से भी डाल सकता हूँ लिंक, नहीं तो आपके पास ऑलरेडी आया है लिंक, राइट? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको चार्ट ऑफ में डालने के लिए। यस, मैं डाल रहा हूँ अभी चार्ट ऑफ में, वो आपको कॉपी करके आपके डीओ के ग्रुप में, आपके ब्रांच के ग्रुप में आपको शेयर करना है। यस, मैं चार्ट ऑफ में अभी जस्ट पेस्ट किया है। यस, आप कॉपी करके शेयर कीजिए करेगा। ये दोस्तों, जो हमारे जो आज के ट्रेनर है अतुल गायकवाड़ सर, वो खुद एक सीएफपी ट्रेनर है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। पिछले 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है। एक आपके जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करके काम कर रहे हैं। और दोस्तों, उनके क्लाइंट भी बहुत है। और मैं उनका पोर्टफोलियो बोलता हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। और फी चार्ज करते हैं क्लाइंट से। तो ऐसे प्रैक्टिकल ट्रेनर को आपको सुनने मिलने वाला है आज। और जो टॉपिक है बिजनेस इंश्योरेंस का, वो भी आप अ, जबरदस्त होने वाला है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए, हमारे बीच ऑलरेडी आतुल सर है, और डायरेक्ट सेशन चालू करते हैं। यस आतुल सर, गुड इवनिंग सर, और वेलकम Yes. वंस अगेन। Good evening, Sunil. Thank you. Thank you very much. यस सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सुनील? यस यस, बिल्कुल। आपका ओके वॉइस और स्क्रीन ओके सर। ओके, थैंक यू सुनील। यस सर, बिल्कुल। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और जो समय आप दे रहे हो आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सो वेलकम। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बिजनेस इंश्योरेंस। तो मेरे ख्याल से आपने इसके पहले भी इसके बारे में सुना होगा, कुछ पढ़ा होगा बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में। सो आज हम बात करेंगे कि बिजनेस इंश्योरेंस क्या है, ये कंसेप्ट क्या है बिजनेस इंश्योरेंस, इससे अतुल हमें सर, क्या फायदा हो सकता है। अतुल सर, हाँ, एक डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो कितने लोगों को जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई लीजिएगा, कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं या लोगों को मालूम है थोड़ा बहुत ऐसा रिप्लाई लीजिएगा एक बार, तो हम डिटेल में वैसे कर सकते हैं। यस। ओके। तो आप में से अभी कोई कर रहा है बिजनेस इंश्योरेंस में काम, या किया है, या करने की इच्छा रखते हैं? तो मुझे चैट बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो आप जरा देखिए। सर चैट बॉक्स का क्या करो, आप एक बार मैं ये करता हूँ, स्क्रीन आपके इसमें ये कर दो। जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना, तो सामने राइट साइड में का पे भी तो छोड़ दो उसको। अभी नहीं दिख रहा है आपको चैट? नहीं। एक बार स्क्रीन स्टॉप करके वापस से करें। आप जब स्क्रीन शेयर करते हैं सर, वहाँ पे खाली है हाँ। ना स्क्रीन में, जो आप पीपीटी शेयर कर रहे हैं उतना ही शेयर करो। पूरा स्क्रीन शेयर करते इसकी वजह से नहीं दिखता रहेगा। ओके। हाँ, शेयर कर टाइम है ना, उसमें जो पीपीटी ओपन हुआ है उतना ही शेयर करो। यस, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई है और करना है, चाहते हैं मुझे ओके। करना है, बहुत सारे लोगों को सुना है, खाली ओके। इम्प्लीमेंट नहीं किया है ऐसा। ओके। यस। ओके, वेरी गुड। तो अच्छी बात है कि आप इसमें काम करना चाहते हो। सुनिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर, यस सर। ओके। ओके, सो फ्रेंड्स, अच्छी बात है कि आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे, बिजनेस इंश्योरेंस में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है बिजनेस इंश्योरेंस। मैंने खुद इसमें काफ़ी काम किया है काफ़ी सालों से, तो मेरा एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे इस फील्ड में, बिजनेस इंश्योरेंस सेगमेंट में। तो ये क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा आज के सेशन में, कि क्या होता है बिजनेस इंश्योरेंस और इसमें आप किस तरीके से काम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल गायकवाड़ है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और ट्रेनर भी हूँ। मुझे टोटल 32 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मैंने अलग अलग सेक्टर्स में काम किया। मैंने करियर की शुरुआत की थी फार्मा से, फिर मैंने मीडिया में भी काम किया है, मार्केटिंग में भी काम किया है, और फाइनेंशियल मार्केट में मैं पिछले 22 साल से हूँ। इसमें से 8 साल मैंने जॉब किया है। मैं टाटा एआईजी, जो अभी का टाटा एआई है, उस कंपनी में मैं 8 साल था, और एज अ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ही था मैं वहाँ पे। तो 8 साल उस कंपनी के साथ काम किया मैंने, और 2004 से लेकर 2012 तक। और 2012 में मैंने रिजाइन करके अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट की। मेरी कंसल्टेंसी का नाम है सही बचत। और पिछले 14 साल से मैं एज अ प्रैक्टिसिंग सीएफपी काम कर रहा हूँ। आज मेरे 910 क्लाइंट हैं, जिनको मैं उनके फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे करने में मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। सो बेसिकली मेरा काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं जब भी किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ, तो मैं उसका पूरा एक फाइनेंशियल प्लान बनाता हूँ, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। और मैं जब एक क्लाइंट के पास जाता हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि उसका पूरा पोर्टफोलियो मेरे पास आ जाए। तो धीरे धीरे करके ये आता है, इमीडिएटली सारा नहीं आता है, लेकिन जैसे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, तो धीरे धीरे सारा पोर्टफोलियो लोगों का मेरे पास आता है। तो ऐसे 910 क्लाइंट है आज मेरे पास। मैं वॉल्यूम पे ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मेजर बिजनेस जो है वो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ही मुझे आता है। इसलिए 910, अगर 14 साल की बात करें तो 910 क्लाइंट बहुत बड़ा फिगर नहीं है। लेकिन मेरा फोकस जो होता है कि मेरे क्लाइंट से मैक्सिमम बिजनेस में कैसे जनरेट कर सकता हूँ। मैं 2013 से एलआईसी के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, सेंट्रल ऑफिस के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स किए। मैंने अलग अलग जेटीसीज एसटीसीज में जाके सेशंस लिए सेंट्रल ऑफिस के लिए, और फिर एजेंट्स के लिए भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। मैंने जब इंश्योरेंस में आया था तब मुझे कुछ पता नहीं था, तो लाइसेंस शीट किया था मैंने 2005 में। फिर उसके बाद लोमा का लेवल 1 सर्टिफिकेशन मैंने किया था 2009 में। फिर एलयूटीसीएफ, लाइफ अंडरराइटर ट्रेनिंग काउंसिल फेलो, ये अमेरिकन कॉलेज का एक सर्टिफिकेशन है,
वो पूरा किया था जब मैं टाटा में था, तब 2010 में, और CFP मैंने कंप्लीट किया 2012 में। और 2012 से ही मेरी कंसल्टेंसी मैंने शुरू की है। तो जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप के भी क्लाइंट है, आप जैसे लोगों को मिलते हो, तो आज जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, जो भी चैलेंजेस आपके सामने है, वो सारे मेरे सामने भी है। अपॉर्चुनिटीज उतनी है, चैलेंजेस उतनी है, लेकिन हमें ही हमारा रास्ता यहाँ पे बनाना पड़ता है और अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस इंश्योरेंस पे। सो नॉर्मली क्या होता है कि काफी सारे एडवाइजर्स जो है वो इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब इंडिविजुअल बिजनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब इंडिविजुअल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि मैं एक व्यक्ति के पास जाता हूँ और मैं उसको इंश्योरेंस के बारे में समझाता हूँ और मैं उसको एक पॉलिसी दे के आता हूँ उसके जरूरत के हिसाब से, या मुझे जो अच्छी लगती है पॉलिसी में उसको दे के आता हूँ। तो इंडिविजुअल पे ही हमारा मेजरली फोकस होता है। अब इंडिविजुअल में क्या काम करना बुरा है? बिल्कुल नहीं है। ये मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें काम करना भी जरूरी है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको बड़ा प्रीमियम चाहिए, बड़ा कमीशन चाहिए, अर्निंग आपको अगर बढ़ाना है, तो आपको बिजनेस इंश्योरेंस मार्केट पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि एक सैलरीड व्यक्ति और एक बिजनेस ओनर, इन दोनों में प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी बहुत डिफरेंस होता है। सो कई बार हम यहाँ पे इस बिजनेस पे फोकस नहीं करते। अब जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि आपको पता है या आपकी काम करने की इच्छा है, तो पहली बार तो आपने सुना नहीं बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास भी होगा। लेकिन क्या होता है ना कि एक डर होता है। डर ये होता है कि जाके अप्रोच कैसे करें और बिजनेस ओनर से बात कैसे करें। उस डर की वजह से हम अप्रोच नहीं करते। दूसरा चैलेंज ये होता है कि हमें लगता है कि हमें वहां पे काम करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडिविजुअल, जैसा जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ जाके मिलते हैं, तो इंडिविजुअल व्यक्ति से बात करना और एक बिजनेस ओनर से बात करना, इसमें डेफिनेटली डिफरेंस है। लेकिन उतना भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं कि आप सीख नहीं सकते हो या आप उसमें काम नहीं कर सकते। सबसे मेजर चैलेंज जो आता है यहाँ पे, क्योंकि लोग इसमें काम क्यों नहीं करते, क्योंकि टैक्सेशन को लेके काफी सारा यहाँ पे नॉलेज, लोगों को लगता है कि काफी नॉलेज चाहिए होता है। तो काफी नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको टैक्स का वर्किंग नॉलेज भी है, टैक्सेशन का, तो भी आप अच्छा काम यहाँ पे कर सकते हैं। कंसेप्ट एक बार आपको क्लियर हो गया ना, तो आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आप नहीं कर सकते। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो डर होता है ना, मैंने आज तक कभी किसी बिजनेस ओनर से बात नहीं की है, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया है, तो वो डर जो होता है, वो डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता और इसीलिए हम इस मार्केट में अप्रोच नहीं करते। अब देखिए, आज भी आप लोगों के पास जो है, जो भी आपके इंडिविजुअल क्लाइंट्स है, उसमें से बिजनेस ओनर्स भी होंगे। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस ओनर्स के साथ काम नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हो, लेकिन आप उनको इंडिविजुअल पॉलिसीज दे रहे हो। आप बिजनेस इंश्योरेंस के रिलेटेड उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? मतलब उस मार्केट में आपका प्रेजेंस ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। आपका प्रेजेंस उस मार्केट में ऑलरेडी है, बस उसका बेनिफिट आप सही तरीके से नहीं ले पा रहे हो। मेजोरिटी मैंने यही देखा कि हम एक बिजनेस ओनर को भी जाके जीवन उत्सव, जीवन उमंग या जीवन लाभ, ये पॉलिसी सजेस्ट करके आते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो आपका क्लाइंट बन रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या हम उससे, उसकी जो भी कैपेसिटी है, प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी है, या जितना वो इन्वेस्ट कर सकता है, क्या वो मैक्सिमम हम अपना वॉलेट शेयर वहां से निकाल पा रहे हैं क्या? वो सोचने वाली बात है। और कोई भी व्यक्ति आपको अपना वॉलेट खोल के पैसा तभी देगा जब उसको लगेगा कि उसका फायदा आप करके दे रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए। तो ऑलरेडी आप लोगों का काफी प्रेजेंस है, बिजनेस ओनर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल पॉलिसी के लेवल पे होता है, बिजनेस इंश्योरेंस के रिलेटेड नहीं। अब इंडिविजुअल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको एक पॉलिसी दे देते हैं। अब वो पॉलिसी उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? या तो उसका कोई एक गोल फुलफिल कर सकती है, या अगर उसको कोई कुछ हो गया तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम उसके फैमिली को प्रोवाइड करते हैं, ये मतलब होता है। सो
ये बेसिकली पर्सनल लॉस कवर करते हैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, उसके फैमिली के लिए जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसके फैमिली का जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा, तो पर्सनल लॉस कवर करने का काम ये इंडिविजुअल पॉलिसीज करती है। तो यहाँ पे हम बच्चों के एजुकेशन के रिलेटेड सजेशन देते हैं, रिटायरमेंट के रिलेटेड देते हैं, इनकम प्रोटेक्शन के रिलेटेड देते हैं, वेल्थ क्रिएशन के रिलेटेड देते हैं। ठीक है, तो मेजरली ये 4 चीजें जहाँ पे जाके हम इंडिविजुअल व्यक्ति को इंश्योरेंस क्यों उसको लेना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सो ये हो गया इंडिविजुअल बिजनेस। अब अगर बिजनेस इंश्योरेंस की हम बात करें, सो बिजनेस इंश्योरेंस बेसिकली जैसे एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसका पर्सनल या पर्सनल लॉस हम प्रोटेक्ट करके देते हैं, तो उसी तरीके से बिजनेस इंश्योरेंस का मतलब होता है कि बिजनेस से जो भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उस व्यक्ति का, उस ओनर के ना रहने पे, तो कुछ स्पेसिफिक रिस्क हम कवर करते हैं बिजनेस इंश्योरेंस के। बिजनेस इंश्योरेंस का सिंपल मतलब होता है जो इंश्योरेंस हम एक बिजनेस ओनर को देते हैं कुछ स्पेसिफिक रिस्क के लिए, वो होता है बिजनेस इंश्योरेंस। और ये कहाँ पे मदद करता है एक बिजनेस ओनर की बिजनेस प्रोटेक्शन एंड बिजनेस कंटिन्यूएशन में, उसकी मदद करता है। सो बिजनेस इंश्योरेंस क्या करता है? सो बिजनेस इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स द बिजनेस, बिजनेस को प्रोटेक्ट करने में बिजनेस इंश्योरेंस मदद करता है। द बिजनेस ओनर, उस बिजनेस ओनर की जो भी रिस्क है उस रिस्क को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। बिजनेस का इनकम जो भी आ रहा है, क्योंकि आज अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो एक इनकम जनरेट कर रहा है, उस इनकम के ऊपर उसके कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो डिपेंड है, उसकी फैमिली भी डिपेंड है, तो उस इनकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिजनेस इंश्योरेंस के थ्रू। लायबिलिटीज, बिजनेस के जो भी लायबिलिटीज है, जो क्योंकि बिजनेस करने के लिए लोन लेना पड़ता है, सो जो भी बिजनेस के लोन्स लायबिलिटीज है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के जो भी की इंडिविजुअल्स है या की एम्प्लॉयज है या की पर्सन्स है, उस व्यक्ति के न रहने पे कंपनी का जो भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बिजनेस इंश्योरेंस दे सकते हैं। और बिजनेस कंटिन्यूटी, तो बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि अगर वो बिजनेस ओनर नहीं रहा तो उसके बाद वो बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस ओनर की इच्छा होती है कि उसका बिजनेस बहुत सालों तक चले, उसके बाद उसके बच्चे उस बिजनेस को आगे चलाए, उनके बाद उनके बच्चे उस बिजनेस को आगे चलाए। यही यही सोच लेके या यही इच्छा लेके कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है। कोई भी व्यक्ति ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है कि चलो 5 साल देख लेते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो बंद कर देंगे। इस सोच के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। आपने और मैं भी, हम भी एक तरीके से बिजनेस ही कर रहे हैं। तो हमने भी मतलब देखते हैं, करते हैं, इस सोच से नहीं किया है। अगर मैं 14 साल आज मार्केट में हूँ और आप में से कई सारे लोग मुझसे भी ज्यादा साल आज इस फील्ड में हैं, तो आप सोचिए कि आपने ये बंद करने के हिसाब से शुरू किया था, या और हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चे भी इस बिजनेस में आए। ठीक है, हालांकि उनकी इच्छा हो सकता है अलग हो, जैसे मेरी बेटी नहीं चाहती है कि वो मेरे मेरे बाद मेरा बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, मतलब फिलहाल तो नहीं करना चाहती है, वो अपना जॉब कर रही है, उसमें वो खुश है। तो ये मेरी भी इच्छा है कि मेरे बाद वो कंटिन्यू करे, लेकिन ये कंटिन्यू कब हो सकता है कि अगर सही तरीके से हमने इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया है तो। क्योंकि कल अगर बिजनेस ओनर नहीं रहा और उस बिजनेस को बेचने की जरूरत आ सकती है फैमिली के लिए, तो ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। सो बिजनेस कंटिन्यू मैटर करता है, बिजनेस प्रोटेक्शन मैटर करता है एक बिजनेस ओनर के लिए, और ये सारा कुछ हम उसको बिजनेस इंश्योरेंस के थ्रू करके दे सकते हैं। सो एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, तो अगर वो नहीं रहा कल, तो जो भी लॉस होगा वो लॉस उसका फैमिली के लिए होता है, मतलब ये लिमिटेड लॉस होता है, उसके फैमिली के लिए ही उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर एक बिजनेस ओनर को कुछ हो जाता है तो सबसे पहला लॉस उसके बिजनेस का होता है, और उसके साथ साथ उसके फैमिली का लॉस भी होता है, मतलब यहाँ पे डबल इम्पैक्ट क्रिएट होता है, बिजनेस का भी लॉस होता है, और जो बिजनेस में उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो चाहे उसके बिजनेस पार्टनर्स हो, चाहे उसके एम्प्लॉयज हो, इन सारी चीजों, इन इन सब पे उसका इम्पैक्ट होता है, और अल्टीमेटली फैमिली तो है। सो एक बिजनेस
ओनर के लिए हम उसका बिजनेस भी प्रोटेक्ट करके दे सकते हैं और फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी क्रिएट करके हम दे सकते हैं। तो क्या बिजनेस इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ लॉस को प्रोटेक्ट करना है? नहीं, बिजनेस इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ लॉस को प्रोटेक्ट करना नहीं है। ये प्राइमरी उसका मीनिंग है, ये बिजनेस को प्रोटेक्ट करना, ये प्राइमरी काम है बिजनेस इंश्योरेंस का। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी इसमें ऐड होती है कि क्या मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं बिजनेस इंश्योरेंस के थ्रू? तो उसका आंसर है यस। सो एज अ बिजनेस ओनर मैं यहाँ पे वेल्थ भी क्रिएट कर सकता हूँ, वेल्थ क्रिएशन भी मैं कर सकता हूँ, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ, टैक्स डेफर्ड तरीके से मैं कर सकता हूँ। मैं अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? तो यस, मैं अपने एसेट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर लॉस मेरा सिर्फ मेरे ना रहने से नहीं होता है। मतलब अगर कल उस बिजनेस ओनर को कुछ हो गया, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो सिर्फ इसी कारण से बिजनेस का नुकसान नहीं होता है। वो जिंदा है, लेकिन बिजनेस में अगर कुछ घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो भी बिजनेस प्रॉब्लम में आ सकता है। और उस वक्त हो सकता है उसको एसेट्स बेचने पड़े, या अगर कोर्ट में केस चला जाता है तो उसके एसेट्स जब्त किए जा सकते हैं। तो क्या वहां पे बिजनेस इंश्योरेंस मेरे काम में आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। सो बिजनेस इंश्योरेंस सिर्फ लॉस प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, प्राइमरी काम तो वही है, लॉस प्रोटेक्ट करना, दूसरा है वेल्थ क्रिएशन करना, और तीसरा है एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। ये तीनों काम जो है वो बिजनेस इंश्योरेंस करता है। ठीक है, तीनों काम करता है बिजनेस ओनर के लिए, बिजनेस प्रोटेक्शन एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, ये सब कुछ बिजनेस इंश्योरेंस एक बिजनेस ओनर के लिए करके दे सकता है। तो क्योंकि देखिए कई बार हम कीमैन इंश्योरेंस की बात करते हैं, पार्टनरशिप इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो वहां पे टर्म प्लान ही दे सकते हैं, तो फिर हमें लगता है यार टर्म प्लान देने से क्या फायदा है? ठीक है, तो वो तो सिर्फ बिजनेस लॉस को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं उसी व्यक्ति को एसेट प्रोटेक्शन के लिए भी दे सकता हूँ। मैं एक डायरेक्टर के लिए वेल्थ क्रिएशन का प्लानिंग भी बना के दे सकता हूँ। तो ये सारा कुछ मैं कर सकता हूँ इसके थ्रू। तभी तो हम ये कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बड़ा प्रीमियम वो वेल्थ क्रिएशन के लिए आता है, एसेट प्रोटेक्शन करने के लिए आता है, वहां पे आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो अगर इस मार्केट को समझने की अगर हम कोशिश करते हैं कि बिजनेस इंश्योरेंस का मार्केट कितना बड़ा है आज हिंदुस्तान में, सो टोटल एमएसएमईज जो इंडिया में है वो लगभग 6 करोड़ 29 30 लाख एमएसएमईज है, 6.30 करोड़ एमएसएमईज है आज इंडिया में। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका मतलब होता है एमएसएमई। आप और मैं भी, हम भी एमएसएमई का ही एक हिस्सा है। आज हिंदुस्तान में जितने भी आप बिजनेसेस देख रहे हो, 99% बिजनेसेस एमएसएमई के अंडर आते हैं। तो आप जब मार्केट में जाते हो तो जो भी शॉप आप देख रहे हो, चाहे वो मेडिकल का शॉप हो, क्लॉथ का शॉप हो, कोई भी हो, सारा एमएसएमई के अंडर आप आ गए। तो 99% ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया आर अंडर एमएसएमई। और ये एमएसएमई की संख्या कितनी है? 6.30 करोड़, ये इतने एमएसएमई आज इंडिया में है। टोटल एम्प्लॉइज लगभग 27 करोड़ लोग आज एमएसएमई सेक्टर में काम करें, 27 करोड़ एम्प्लॉइज। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो इंडिया का जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें से 66% वर्कफोर्स एमएसएमई में काम कर रहा है। 27 करोड़ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज अ ह्यूज मार्केट। ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो अगर सिंपल इसको अगर समझने की कोशिश करते हैं तो 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमईज है। ठीक है, और हम ये समझ के चलते हैं कि एक व्यक्ति ने कंपनी शुरू की है, तो 6.30 करोड़ बिजनेस ओनर्स हैं, और एम्प्लॉयज कितने हैं? 27 करोड़ एम्प्लॉयज है। तो जब भी आप बिजनेस इंश्योरेंस के मार्केट को देख रहे हो ना, तो दोनों नजरिए से देखिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि बिजनेस इंश्योरेंस के मार्केट में हम बिजनेस ओनर को टारगेट करते हैं, सिर्फ हम उस कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज को टारगेट नहीं करते, या उनके बारे में हम नहीं सोचते। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। वो बिजनेस ओनर भी आपका पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है,
उस कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से देखिए, बिजनेस ओनर भी है और एम्प्लॉयज भी है। आप एम्प्लॉयज के थ्रू बिजनेस ओनर तक पहुंच सकते हो या बिजनेस ओनर के थ्रू एम्प्लॉय तक पहुंच सकते हो। मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली बिजनेस ओनर को मिल सकते हो जाके, उसकी रिक्वायरमेंट के रिलेटेड, यानी कि उसके प्रोटेक्शन, उसका वेल्थ क्रिएशन, उसका एसेट प्रोटेक्शन, जिसके लिए आप डायरेक्टली जाके एक बिजनेस ओनर से मिल सकते हो। और फिर उसके बाद आप उसके एम्प्लॉयज तक पहुंच सकते हो। या फिर जब आप एक बिजनेस ओनर को अप्रोच कर रहे हो तो आप उसके एम्प्लॉयज के लिए अप्रोच करो, उसके लिए मत करो, उसके एम्प्लॉयज के लिए अप्रोच करो। आप मान के चले कंपनी में गए, आपको पता है कि वहां पे 50 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं वहां पे, तो आप ये कहो कि हम आपके एम्प्लॉयज के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सेशन कर रहे हैं। आधे घंटे का सेशन होगा जिसमें हम पैसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना आधा घंटा पे हम आधा घंटा हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो वो एक तरीके का जिसको हम कहते हैं नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच होता है। तो आज पिछले 14 साल में अगर मेरा जो बिजनेस मैंने खड़ा किया है वो बेसिकली इसी के थ्रू मैंने बिजनेस मेरा खड़ा किया, प्रेजेंटेशन के थ्रू। क्योंकि मैं पूना में बेस्ड हूँ, पूना में काफी सारी कंपनीज है, तो मैंने इसी तरीके से अप्रोच किया था क्योंकि पूना में मेरा कोई भी नेचुरल मार्केट नहीं है। तो मैंने मेरा पूरा बिजनेस कोल्ड कॉलिंग से शुरू किया और मैं आज भी प्रेजेंटेशन करता हूँ, अलग अलग जगह पे जाके मैं करता हूँ, और यही मेरा मेजर सोर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग है। ठीक है, यहाँ से काफी सारे होते हैं और फिर रेफरल्स आते हैं, फिर मैं ऑनलाइन एक्टिविटीज करता रहता हूँ। तो अलग अलग तरीके से प्रोस्पेक्टिंग में करता हूँ, लेकिन मेजर जो जिसने मुझे सपोर्ट किया है अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए और यहाँ तक पहुंचने के लिए, आज 14 साल अगर मैं मार्केट में हूँ, तो वो है कंपनीज में जाके मैंने प्रेजेंटेशन किए। तो दोनों तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय तक पहुंचो या एम्प्लॉय के थ्रू एम्प्लॉयर तक पहुंचो। ठीक है, लेकिन टारगेट आपका दोनों होना चाहिए। ठीक है, टारगेट दोनों होना चाहिए, क्योंकि 6 करोड़ 30 लाख अगर एम्प्लॉयर है तो 27 करोड़ एम्प्लॉयज भी है। एमएसएमई सेक्टर जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है देता है वो 30% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सेक्टर है गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए एमएसएमई एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी है, एमएसएमई मिनिस्ट्री, क्योंकि अगर ये ग्रो करेगा तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम चाहते हैं या इंडिया जो चाहता है वो हो पाएगी। एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है 45.73% एमएसएमई का। सो लगभग 50% एमएसएमई कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सपोर्ट में। तो ये एक और कारण है कि सरकार इस एमएसएमई सेक्टर पे काफी फोकस लेके आ रहा है। अब इसमें आउटस्टैंडिंग लोन जो है एमएसएमई सेक्टर पे वो है 64 लाख करोड़, 64 लाख करोड़ इतना आउटस्टैंडिंग लोन है, मतलब लायबिलिटी है एमएसएमई सेक्टर पे। और मेजरली देखिए क्या होता है, अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो बैंक आपको कंपलसरी करता है कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, या बैंक खुद इंश्योरेंस देता है, या अगर आपके पास है तो आपको असाइन कर दो बैंक। बैंक वहां पे कंपलसरी करता है। पर्सनल लोन लेते हुए बैंक कंपलसरी नहीं करता है, गाड़ी का लोन लेते हुए बैंक कंपलसरी नहीं करता है। उसी तरीके से अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं तो कई बार बैंक कंपलसरी नहीं करता कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, वो जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मॉर्गेज में मैंने एसेट्स लिए उसके अगेंस्ट। तो अगर उस बिजनेस ओनर को कल कुछ हो गया तो मैं उसके एसेट्स बेच के अपना पैसा निकाल सकता हूँ। तो बैंक एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके लोन देती है, लेकिन वो बिजनेस ओनर कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, क्योंकि 64 लाख करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है और इसके लिए प्रोटेक्शन उस तरीके से नहीं लिया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज मार्केट में। सो प्रोटेक्शन, दूसरा है वेल्थ क्रिएशन, और तीसरा एसेट प्रोटेक्शन। ये तीन काम बिजनेस इंश्योरेंस करता है। लेकिन ये मार्केट इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी पेनिट्रेशन इसमें बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम लोग इसमें काम करते हैं। और इसके रीजंस मैंने आपको बताया, डर लगता है,
बिजनेस ओनर्स से कैसे बात करें, मैंने आज तक किसी से बात नहीं की है, या मैंने उतना प्रीमियम आज तक किसी को बताया नहीं है, या मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, टैक्सेशन के बारे में अगर मुझे पता नहीं है, अगर उसने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, आपको क्या लगता है साहब मुझे सब कुछ पता है? नहीं, किसी को भी सब कुछ पता नहीं होता है। हाँ, मैंने भी मेरे क्लाइंट को कहा है कि सर मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं आपको जानकारी लेके वापस आता हूँ आपके पास, ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर जानकारी देना चाहता हूँ। तो मैं जानकारी लेके आपके पास वापस आता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें सारी चीजें पता नहीं होती है और होने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? लेकिन वो डर जो है ना, वो सबसे पहले खत्म होना चाहिए कि मैं इस मार्केट में जाने का जो डर है ना, वो डर ही आपको रोकता है। इसलिए बहुत कम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो बिजनेस ओनर मेजरली क्या करते हैं, फायर इंश्योरेंस ये उनको लेना पड़ता है, व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मतलब प्लांट और मशीनरी का इंश्योरेंस लेते हैं। इन सब का इंश्योरेंस वो करवाते हैं और रिलीजियसली करवाते हैं, हर साल करवाते हैं, हर साल रिन्यू करते हैं। लेकिन बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करते, सक्सेशन प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहे, कि मैन जो उनका जो मेन एम्प्लॉय है उसके बारे में, उसके रिस्क के बारे में नहीं सोच रहे, बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में नहीं सोच रहे। पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स, एक पार्टनर को अगर कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा, ये रिस्क जो है इसके बारे में नहीं सोच रहे। और एम्प्लॉय बेनिफिट्स उसके बारे में नहीं सोच रहे। सो जनरल इंश्योरेंस का पार्ट जो आता है, फायर इंश्योरेंस, प्लांट मशीनरी, व्हीकल इंश्योरेंस, ये वो आराम से करते, हर साल करते, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत बड़ा, अगर कुछ हो गया, आग लग गई कंपनी में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। प्लांट मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो प्रोडक्शन पे असर हो सकता है, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट पे असर हो सकता है, तो उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। बाकी बिजनेस खुद की रिस्क, बिजनेस के रिस्क, बिजनेस कंटिन्यूटी की रिस्क, पार्टनर्स के रिस्क, एम्प्लॉयज के रिस्क, उसको प्रोटेक्ट नहीं करते। और ये बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए और मेरे लिए। ये गैप ही हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है आज मार्केट में। तो यहाँ पे एक ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे कंपटीशन कम है, क्योंकि लोग काम ही नहीं कर रहे ज्यादा यहाँ पे। आप देखिए, आपको क्या लगता है कि जो एडवाइजर्स है, जो टीओटी बनते हैं, हर साल बनते हैं, या डबल टीओटी बनते हैं, डबल सीओटी बनते हैं, ये क्या सिर्फ सैलरीड लोगों के साथ काम करके उतना प्रीमियम आ सकता है क्या? तो बिजनेस इंश्योरेंस का मार्केट आपके लिए, आपके पास होना जरूरी है, बिजनेस ओनर्स आपके पास होना जरूरी है, अगर आपको प्रीमियम साइज बढ़ाना है तो उस मार्केट से इस मार्केट में आना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल मार्केट पूरा बंद करके कल से यहाँ पे फोकस करो, नहीं, वो गलत होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। सबसे पहला तो है कि इसको समझना, कि ये क्या है, ये समझना पहला स्टेप होता है। फिर दूसरा स्टेप आता है कि इसको समझाए कैसे, ये भी समझना पड़ता है, ठीक है? मतलब अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया, आपने तो कंसेप्ट समझ लिया, अब बात आती है अगर मैं किसी व्यक्ति के सामने जाके बैठता हूँ तो उसको समझाऊं कैसे, दैट इज द सेकेंड स्टेप। तो समझाना भी आ सकता है। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, फिर आता है टैक्सेशन पार्ट। अगर ये चीजें आपको पता चल गई, और ये इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि या बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं कि जो आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। जब तक उस डर को आप खत्म नहीं करते हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। बड़ा प्रीमियम के बारे में आप सोच नहीं सकते, कि वो डर ही हमें रोक रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप जा रहे हो मार्केट में, आप बात करें लोगों से, आपके 4-5 कॉल, मैं तो कहता हूँ कि आप बिना सोचे यहाँ से कोई प्रीमियम आएगा, आप ये सोच के जाओ कि मैं कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ। कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि यार उस आदमी की सोच क्या है, बिजनेस ओनर की सोच क्या होती है, वो क्या सवाल पूछता है। तो अगले अगले व्यक्ति के पास जाने के पहले मैं वो प्रिपरेशन और करके जाता हूँ। तो इसी तरीके से हम परफेक्ट बनते हैं ना, प्रैक्टिस करके ही, ठीक है। आप पूरा सीखोगे और सब, फिर परफेक्ट होने के बाद में मार्केट में जाऊंगा नहीं, ठीक है। कोशिश करो, जाओ मार्केट में, डरो मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बोलेगा ना, नहीं बोलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ तो सीख के आ रहा हूँ ना वहां पे उसके साथ। अब हमारे लिए ये बहुत अट्रैक्टिव फील्ड क्यों है, बिजनेस इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों अट्रैक्टिव है?
क्योंकि यहाँ तो जैसे मैंने आपको कहा था प्रीमियम साइज, हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम साइज मिल जाता है। मल्टीपल पॉलिसीज हम दे सकते हैं, सिर्फ बिजनेस ओनर नहीं, उसके एम्प्लॉयज को भी हम टारगेट कर सकते हैं। एक व्यक्ति को हम मल्टीपल पॉलिसीज दे सकते हैं। जेन्युइन रेफरल्स यहाँ पे मिलते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे अच्छे रेफरल्स आपको मिल जाते हैं। अगर वो खुश हो गया ना आपके सर्विस से, आपके काम से, आपकी दी हुई सोल्यूशन से, तो वो जेन्युइनली आपको रेफर करेगा। वो कुछ सामने से बोलेगा ये मेरा दोस्त है, इसके पास जाओ। लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस ओनर का और इंडिविजुअल का सोच अलग होता है और पैसा अलग जगह से आता है। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, आप क्रॉस सेल कर सकते हो। आप उसके एम्प्लॉय से उसको ग्रुप टर्म लाइफ दे सकते हो, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस आप दे सकते हो। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। आप अगर जनरल इंश्योरेंस कर रहे हो तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आप दे सकते हो, आप उसको फायर इंश्योरेंस आप दे सकते हो, व्हीकल इंश्योरेंस दे सकते हो, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? एक साथ नहीं होगा। पहला एक दरवाजा हमें ओपन करना पड़ता है, फिर उसके बाद जब एंट्री मिलती है तो धीरे 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 आगे चल के जैसे आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है ना, तो ये सारा बिजनेस आपके पास आता है। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को एक बेटर एज अ प्रोफेशनल पोजीशन यहाँ पे कर सकते हो, और बड़े क्लाइंट के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, जो आपको और कॉन्फिडेंस दिलाता है। ठीक है, इस मार्केट में काम करने के लिए ना आपको पहली केस चाहिए। एक बार वो आपका पहला केस थ्रू हो गया ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होगा। लेकिन तब तक वो सस्टेन करना पड़ता है, वो पेशेंस रखने पड़ते हैं। सो मेजर अगर हम बात करें तो प्रीमियम साइज हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है। हाँ, और एक सोच होती है लोगों की कि यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो डेफिनेटली लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मुझे बताइए आप मुझे एक बात बताइए कि आपको 100 रुपए खर्च करना है और आपको 10 लाख रुपए खर्च करना है, सबसे ज्यादा टाइम आप कहाँ पे लोगे? 10 लाख खर्च कर रहे हो तो वहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम लगोगे ना। 100 रुपए तो मैं आराम से खर्च कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सोचूंगा मैं नहीं। तो उसी तरीके से जब बिजनेस इंश्योरेंस की बात आती है और जब आप 5 लाख 10 लाख के प्रीमियम की अगर आप बात कर रहे हो, तो क्या वो आदमी सोचेगा नहीं? थोड़ा टाइम नहीं लेगा? क्योंकि उसको भी तो देखना पड़ेगा ना कि कैसे ये उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, पैसा कहाँ से वो निकाल सकता है, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा कहाँ पे हो सकता है, बुक पे कैसे दिखाए, ये बारे में सोचेगा ना तो वो आदमी। तो नॉर्मल क्लाइंट के पास भी जब हम जाते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं, तो आप कितने लोग आपको जाने के बाद इमीडिएटली चेक दे देते हैं मुझे बताइए? मतलब आप जाके मिल के आए उसको और उसने इमीडिएटली आपको चेक दे दिया। फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग, पहले मीटिंग में आपका कॉल क्लोज हो गया। 2%, 3%, 5% हो सकता है, उससे ज्यादा। तो उस व्यक्ति के पास भी, जो व्यक्ति आपको साल का 20,000 प्रीमियम भी दे रहा है ना, उसके पास भी हमें 3-4 बार जाना पड़ता है। तो फिर यहाँ अगर वो 10 लाख रुपए दे रहा है मुझे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और अगर वो 1 महीना लगा रहा है, चलो 2 महीना लगा रहा है, तो 2 महीना अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हो, अगर वो आएगा तो 10 लाख आ रहा है ना आपके पास, तो प्रॉब्लम क्या है? तो आप उस तरीके से सोचे ना, क्योंकि ये एक चैलेंज आता है कि लोग नहीं, वो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, लोग डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है वहां पे। तो यस, डेफिनेटली लगेगा। आप होते उसकी जगह आप भी वही करते, तो दोष उसका नहीं है। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ता है बहुत। लेकिन एक बात समझिए, जब आता है ना तो आपको पूरा साल का बिजनेस वो एक पॉलिसी आपको करके देगी। सो एवरी बिजनेस कम्स विद रिस्क। तो अगर हम बिजनेस इंश्योरेंस की बात करें तो बिजनेस जो है, बिजनेस करना अपने आप में रिस्क है। ठीक है, आप और मैं, हम भी रिस्क उठा के बिजनेस कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता नहीं अगले महीने का हमारा इनकम क्या होगा, दैट इज द रिस्क। ठीक है, अगले महीने प्रीमियम कितना होगा ये हमें पता नहीं। सो बिजनेस कम्स विद द रिस्क। सो बिजनेस के रिस्क क्या क्या होते हैं? तो होता है फाइनेंशियल रिस्क, एक होता है ऑपरेशनल रिस्क, मतलब डे टू डे जो भी ऑपरेशन है, मशीन बंद पड़ गया, ठीक है, तो ये सब जो ऑपरेशनल होते हैं, वो अचानक से एक अच्छा एम्प्लॉय चला गया, ऑपरेशनल रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क, जनरल जनरल जो है,
जो सरकार का कोई पॉलिसी चेंज हो गया, ठीक है, या अभी जैसे चल रहा है जियो पॉलिटिकल रिस्क जिसको हम कहते हैं, कि वहां पे अमेरिका में बैठ के वो ट्रम्प अभी सबको हिला रहा है, तो वो जो भी कुछ कहता है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, बिजनेस ओनर्स को भी है कि मतलब भेजे या ना भेजे, क्या करे। ठीक है, एक तरफ से रुपया गिर रहा है, मतलब 96 97 तक पहुंच गया है, तो अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एज अ बिजनेस ओनर, माल वहां से मंगा रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि जनवरी 2026 में $1 88 का था, अभी वो 97 तक पहुंच गया है। तो पहले एक प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे मान के चलिए ₹88 देने पड़ते थे, अभी उसी के लिए मुझे ₹97 देने पड़ रहे हैं, तो मेरा कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बाहर भेज रहा हूं, तो मेरा फायदा ही फायदा है, क्योंकि पहले मुझे ₹88 मिल रहे थे, आज मुझे ₹97 मिल रहे हैं। तो किसी का नुकसान है, किसी का फायदा है, दोनों है। मतलब रुपया गिरने पे सबका नुकसान नहीं होता है, इम्पोर्टर्स का नुकसान होता है, एक्सपोर्टर्स का फायदा होता है वहां पे। सो इकोनॉमिक रिस्क होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर कुछ चेंज हो गई तो कंपटीशन रिस्क होती है। मैंने शॉप ओपन कर लिया, अब मेरा शॉप अच्छा चलना शुरू हो गया, फिर बाजू वाले में कहीं पे दूसरा वही सेम बिजनेस शुरू किया। अब देखिए मेडिकल शॉप कितने हैं आपके यहाँ, आपके एरिया में। ठीक है? मेरे मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो रोड क्रॉस करके अगर जाता हूँ मैं सामने, तो लाइन में 3 है। ठीक है, एक एक साथ 3 है, फिर उसके थोड़ा आगे जाऊंगा तो वहां पे 2-3 और है। तो कंपटीशन रिस्क और क्रेडिटर रिस्क, जिससे मैं पैसा लेता हूँ, टाइम पे पैसा मिलता है नहीं मिलता है, क्या होता है। सो दिस आर ऑल बिजनेस रिस्क। तो ये सब रिस्क उठा के बिजनेस करना पड़ता है। अब उसके साथ साथ बिजनेस ओनर के कुछ पर्सनल रिस्क भी होते हैं, उसके अपने भी कुछ रिस्क है। उसके रिस्क क्या है? डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी। अगर वो नहीं रहा, अगर उसको कोई मेजर इलनेस हो गया या फिर वो डिसेबल हो गया, उसका सीधा असर बिजनेस पे होता है। सो हम बिजनेस रिस्क भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस ओनर के रिस्क भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो एवरी बिजनेस ओनर, कोई भी बिजनेस ओनर, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था, वो चाहता है कि मेरा बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन चले। वो अपने लिए फैमिली के एक लीगेसी छोड़ के जाना चाहता है, वो अपने लिए एक रेपुटेशन बिल्ड करना चाहता है, खुद के लिए, परिवार के लिए, और वो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है खुद के लिए और परिवार के लिए। और ये सारी चीजें आपके लिए और मेरे लिए भी लागू होती है। हम भी चाहते हैं कि अपना बिजनेस आगे चले, आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हम अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएं। हम भी चाहते हैं कि मार्केट में मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने, कि मेरा नाम हो, मेरा ब्रांड एस्टेब्लिश हो मार्केट में। ये आप और मैं भी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि अपने परिवार के लिए एक वेल्थ क्रिएट करें, खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए। तो जो आप और मैं चाहते हैं, वही वो बिजनेस ओनर भी चाहता है। ठीक है, मतलब उसका माइंडसेट या उसकी सोच की अगर हम बात करें, तो जो आप और मैं चाहते हैं वही सेम चीज वो चाहता है, क्योंकि हम भी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बिजनेस कर रहा है। तो हमारा और उसका माइंडसेट सेम है, उसमें कुछ अलग नहीं है। अब एक बिजनेस ओनर के डेथ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस पे? एक तो फैमिली का वेलफेयर, मतलब फैमिली पे बहुत बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि बिजनेस ओनर नहीं रहा, बिजनेस नहीं रहा तो इनकम बंद हो जाएगा। बिजनेस कंटिन्यूटी का इशू हो सकता है, बिजनेस अब आगे कैसे चलेगा, बिजनेस सक्सेशन कौन देखेगा बिजनेस को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाता है। और अगर लोन है ज्यादा, अगर लायबिलिटी ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में उसको पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं, उसके परिवार को। ठीक है, मतलब कर्ज चुकाने के लिए अब बैंक किसके पास जाएगी? उसके परिवार के पास ही जाएगी ना। तो अगर बिजनेस बेच के उतना पैसा अगर नहीं खड़ा कर रहे हैं, तो पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं बैंक को। तो बिजनेस ओनर के सामने चैलेंजेस क्या क्या है? डिपेंडेंसी ऑन ओनर। तो एक ही ओनर होता है जिसके ऊपर सारा डिपेंड होता है। की एम्प्लॉय, अगर कोई एक ही एम्प्लॉय जिसके ऊपर सारा बिजनेस चल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। लोन लायबिलिटी का प्रेशर होता है, पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी के इशू क्रिएट हो जाते हैं, सक्सेशन प्लानिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। और ये जो करने में जो गैप है, वही हमारे अपॉर्चुनिटी। ठीक है, की एम्प्लॉय, की मैन इंश्योरेंस हम दे सकते हैं।
लोन और लायबिलिटी, वो जो प्रेशर आता है कि लोन अब चुकाने, लायबिलिटी अगर मैं कल नहीं रहा तो ये जिम्मेदारी परिवार पे पास नहीं होनी चाहिए, मेरे एसेट्स बेचने ना पड़े कल, वो भी हम सॉल्यूशन उसको दे सकते हैं। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप इंश्योरेंस के थ्रू हम वो सॉल्व कर सकते हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के थ्रू हम वो प्रॉब्लम भी उसका सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी हम इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग का भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 बच्चे हैं, एक को मुझे बिजनेस देना है, एक को मुझे और कुछ करके देना है, तो उसके नाम पे एक अलग से एसेट हम क्रिएट करके दे सकते हैं। या फिर आप एक एसेट क्रिएट करो, आगे चल के अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस एक बच्चे के दे दूंगा, अब दूसरा जो है वो अपना हिस्सा मांगने के लिए आएगा, तो भले वो कुछ और कर रहा है लेकिन वो बोलेगा ना उसमें मुझे चाहिए हिस्सा, तो वहां पे बिजनेस तोड़ के या बिजनेस बेच के उसको हिस्सा देने में मतलब नहीं है। आप एक अलग से एसेट क्रिएट करो, वो पैसा उसको दे दो, बिजनेस भी रहेगा, वो भी खुश है, दोनों खुश, सब खुश रहेंगे, किसी को कोई टेंशन नहीं होगा। तो सक्सेशन प्लानिंग भी हम उनको अच्छी तरीके से करके दे सकते हैं। एक बिजनेस ओनर की जिंदगी में अगर हम बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक है उसकी फैमिली, दूसरा है क्रेडिटर्स, फिर तीसरे एम्प्लॉइज, फिर आते हैं उसके कस्टमर्स और फिर आते हैं उसके डेटर्स। तो फैमिली, उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे मैंने पैसा लिया है बिजनेस करने के लिए, बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां से मैंने बिजनेस के लिए पैसा लिया, वो होते हैं क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे मुझे पैसा आना है, मतलब मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है या मैंने सर्विस दी है लेकिन अभी तक उसका पैसा मुझे नहीं मिला है, वो है डेटर्स। अब आपके लिए और मेरे लिए डेटर कौन है? ठीक है, आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए डेटर कौन है? हु इज द डेटर? LIC। LIC हमारे लिए डेटर है, क्योंकि हम गए क्लाइंट के पास, हमने उसको पॉलिसी दे दी, वो पॉलिसी लेके हम LIC के पास गए, हमने वो पॉलिसी LIC में सबमिट कर दी। अब इस सर्विस को देने के लिए जो भी कमीशन मुझे मिल रहा है वो कौन देगा? LIC देगी। सो LIC इज माई डेटर। मैंने LIC को क्या प्रोवाइड किया है? सर्विस प्रोवाइड किया है। अब LIC मेरे लिए डेटर है क्योंकि LIC से मुझे वो पैसा आना है। सो बिजनेसेस में कई बार क्या होता है कि अगर वो बिजनेस ओनर नहीं रहा, अगर वो बिजनेस ओनर नहीं रहा तो जिनसे पैसा आना है ना वो पैसा देने का टालना शुरू कर देते हैं, और क्रेडिटर्स पीछे पड़ जाते हैं पैसा मांगने के लिए। तो एक तरफ से एक आदमी पैसा मांगने के लिए आ रहा है और दूसरी तरफ से मार्केट में जिनके पास मेरा पैसा अटका पड़ा है वो देने के लिए रेडी नहीं है, या फिर देर से दे रहे हैं, या फिर वो कह रहे कि मैंने तो दे दिया, मुझे क्या पता कहाँ पे कोई एंट्री कहाँ की है, क्या किया मुझे पता नहीं, मैंने तो दे दिया पैसा। वो आप देखो, मेरे पास मत आओ। एम्प्लॉयज के साथ प्रॉब्लम क्या होगा? अच्छे एम्प्लॉयज हो सकता है छोड़ के चले जाए। कस्टमर्स, कस्टमर तो एक दिन में चेंज हो जाता है। अब इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? फैमिली का। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? परिवार का होगा। सो ये एक विशेष साइकिल है जिसमें वो बिजनेस ओनर जो है गिरा रहता है। ठीक है, तो देखिए आप अपने आप को बीच में रख के देखिए, हम जो भी कर रहे हैं उसका सीधा असर फैमिली पे होता है। ठीक है, अब हमारे लिए क्रेडिटर कोई नहीं होते क्योंकि हम लोन लेके बिजनेस करने की हमारे लिए जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बिजनेस के बहुत बड़ा लोन चाहिए ऐसे हमारे लिए जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयज आपके पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयज है और कोई अच्छा एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला जाता है तो आपको भी पता है प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाता है। कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स मुझे देख के आ रहे हैं ना, ठीक है, आपने उतना रिलेशन अच्छा मेंटेन किया है उसके वजह से वो आ रहे हैं। तो आज अगर मेरे क्लाइंट मेरे पास है तो उसका मतलब है कि वो मैं मेरे बिजनेस का फेस हूँ, मेरा चेहरा देख के आ रहा है। अगर मान के चले कल मैं नहीं रहा और मेरी बिजनेस बेटी बिजनेस कंटिन्यू करना चाहती है, तो क्या वो सेम रिलेशनशिप वो कंटिन्यू हो पाएगा? उसके लिए भी टाइम लगेगा ना। तो हो सकता है उसके बीच कुछ कस्टमर चले जाए, क्योंकि जिस आदमी के साथ उनका इतने साल से डीलिंग चल रहा था तो वो आदमी ही नहीं रहा। अब वो सोच रहे कि अब इसकी बेटी आ गई तो अभी बेटी को पता होगा नहीं पता होगा क्या पता, तो इससे अच्छा चलो कहीं और चले जाते। तो ये प्रॉब्लम वहां पे हो जाता है, तो कस्टमर लॉस हो जाता है और उस कारण से क्या हो जाता है? बिजनेस इनकम सफर हो जाता है, फैमिली का इनकम सफर हो जाता है। तो सबसे बड़ा अफेक्ट होता है फैमिली के ऊपर। सो क्रेडिटर्स पैसा मांगने के लिए आएंगे, डेटर्स
वो डिले करेंगे पेमेंट, बाद में या दे दिया है मैंने। एम्प्लॉयज, उनके सामने भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, वो शायद हो सकता है बिजनेस छोड़ कहीं और नौकरी ढूंढने के लिए जाए। अब उसमें उसकी गलती नहीं ना, उसको भी उसका घर चलाना है, तो उसकी गलती क्या है उसमें? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है फैमिली को, क्योंकि सब कुछ आके घूम फिर के उन्हीं के पास आ जाता है। सब कुछ लोग पैसा मांगने के लिए भी उनके पास आएंगे, उनको ही बाकी लोगों के पास जाके पैसा मांगना ही पड़ेगा। ठीक है, उनका फ्यूचर अनसर्टेन होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों अनसर्टेन होगा। और हो सकता है कि अगर जो भी बिजनेस में लायबिलिटी ज्यादा है, लोन ज्यादा लिए है, तो वो बेच के अगर वो चुका नहीं पाते हैं तो वो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वहां पे एसेट बेचने पड़ते हैं। सो अब देखिए, मेजर जो बिजनेस इंश्योरेंस एक व्यक्ति के लिए, एक बिजनेस ओनर के लिए कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है? बिजनेस प्रोटेक्शन, अगर उसको कुछ हो जाता है तो एक लमसम अमाउंट उसके फैमिली के पास आ सकती है, जिससे उसका बिजनेस प्रोटेक्टेड रह सकता है। अगर कोई की एम्प्लॉय है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो पैसा कंपनी में आ जाता है। पार्टनरशिप है, पार्टनर को कुछ हो जाता है तो पैसा कंपनी में आ जाता है, तो कंपनी का फाइनेंशियल लॉस प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म में मैं वेल्थ भी क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए, कंपनी के पैसे से खुद के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, वो एक हम सोल्यूशन दे सकते हैं। एसेट प्रोटेक्शन, ठीक है, मैं एक ऐसा एसेट बनाता हूँ जो मेरे फैमिली से कोई छीन नहीं सके, कम से कम जरूरत के वक्त पे उनके पास वो एसेट तो है, वो पैसा तो है जो कोई छीन नहीं सकेगा उनसे। तो ये सारा काम बिजनेस इंश्योरेंस करता है। अब ये किस सॉल्यूशन के थ्रू हम उनको दे सकते हैं? बिजनेस प्रोटेक्शन एंड बिजनेस कंटिन्यूएशन। एक है एमडब्ल्यूपी एक्ट, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। दूसरा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये वेल्थ क्रिएशन का टूल है। एमडब्ल्यूपी एक्ट क्या है? एसेट प्रोटेक्शन का टूल, सॉल्यूशन है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वेल्थ क्रिएशन का भी है, एम्प्लॉय रिटेंशन का भी है, दोनों है। मतलब मैं एज अ बिजनेस ओनर वेल्थ भी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज को रिटेन भी कर सकता हूँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से। पार्टनरशिप इंश्योरेंस में, पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो भी बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है। तो वो जो रिस्क है, एक पार्टनर की डेथ होगी तो क्या, तो पार्टनरशिप इंश्योरेंस के थ्रू हम उस बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कीमैन इंश्योरेंस के थ्रू एक की एम्प्लॉय अगर जो भी है कंपनी का, उसको अगर कल कुछ हो जाता है तो उसको अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और जो भी है, डायरेक्टर है, ओनर है, पार्टनर है, उसके लिए हम एक रिटायरमेंट प्लानिंग करके दे सकते हैं। सो एसेट प्रोटेक्शन भी है, वेल्थ क्रिएशन भी है, एम्प्लॉय रिटेंशन भी है, पार्टनरशिप अगर है तो वो भी प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं। कि एम्प्लॉय अगर है तो उसके अगेंस्ट भी हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और उसके रिटायरमेंट प्लानिंग भी दे सकते हैं। और इसके अलावा उस बिजनेस ओनर के इंडिविजुअल नीड्स या उसके फैमिली नीड्स जो भी है, जैसे उसके बच्चों का एजुकेशन है, उसका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग है, उसका फैमिली के लेवल पे वेल्थ क्रिएशन है, उसका इनकम प्रोटेक्शन अगर करना है, वो भी हम करके दे सकते हैं। तो मैं उसको बिजनेस के सॉल्यूशंस भी दे सकता हूँ और इंडिविजुअल सॉल्यूशंस भी दे सकता हूँ, दोनों में उसके लिए दे सकता हूँ, और उसके साथ साथ उसके एम्प्लॉयज, ठीक है, उनको भी मैं दे सकता हूँ। तो ये दो टारगेट मार्केट आपके हैं बिजनेस इंश्योरेंस में, ओनर्स और एम्प्लॉयज सॉरी, ओनर्स एंड एम्प्लॉयज। ओके, अब इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय रिटेंशन टूल भी है, एम्प्लॉय को रिटेन करने का टूल भी है, और उसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक टैक्स डेफर्ड वेल्थ क्रिएशन टूल भी है। और पूरे बिजनेस इंश्योरेंस को अगर हम देखते हैं, बिजनेस इंश्योरेंस को, तो सॉल्यूशंस अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ा प्रीमियम आपको आएगा यहाँ से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस। सबसे बड़ा प्रीमियम आपको यहाँ पे आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप इंश्योरेंस में आप सिर्फ टर्म प्लान दे सकते हो, ह्यूमन इंश्योरेंस में सिर्फ आप टर्म प्लान दे सकते हो, ठीक है, वहां पे आप रिस्क कवर ज्यादा दे सकते हो, रिस्क कवर बड़ा आएगा। प्रीमियम की बात करें तो
ये एक सॉल्यूशन है कि जहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे आता है, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस। तो ये दो तरीके से काम करता है। एक एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मैं अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक टैक्स डेफर्ड तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। सो ये काम कैसे करता है? प्रपोजल कौन है? एम्प्लॉयर, क्योंकि इंश्योरेंस का नाम ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है। सो एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी है वो प्रपोज करती है इंश्योरेंस एम्प्लॉय के नाम पे, ठीक है, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, जो उस कंपनी में काम कर रहा है वो एम्प्लॉय। अब ये कैसे प्रूव करे कि वो एम्प्लॉय है? सैलरी तो ले रहा है, ठीक है, तो सैलरी स्लिप ये प्रूव करती है कि ही इज एन एम्प्लॉय, भले वो उस कंपनी का डायरेक्टर हो। लेकिन अगर वो सैलरी ले रहा है, तो इन टेक्निकल टर्म्स एक डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होता है कंपनी का, ठीक है। कंपनी उसे नहीं शुरू की है, यस, लेकिन वो सैलरी ले रहा है ना कंपनी से, सो ही इज एन एम्प्लॉय। सो एक एम्प्लॉयर जो है, मतलब जो बिजनेस ओनर है, वो खुद के नाम पे एज एन एम्प्लॉय जब वो सैलरी ले रहा है कंपनी से, तो टेक्निकल टर्म्स में ही इज एन एम्प्लॉय, तो हम उसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंडर इंश्योरेंस दे सकते हैं। सो एनी एम्प्लॉय इज गेटिंग अ सैलरी जो कंपनी के पेरोल पे है, उसके नाम पे कंपनी इंश्योरेंस ले सकती है। तो कंपनी प्रपोज करेगी, प्रपोजल कौन होगा? कंपनी। लाइफ एश्योर्ड कौन होगा? एम्प्लॉय। अब दूसरा स्टेज आता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन यानी कि कंपनी प्रीमियम पे कर रही है यहाँ पे, और कंपनी जब वो प्रीमियम पे कर रही है तो कंपनी उसका टैक्स बेनिफिट भी लेगी, क्योंकि ये जो प्रीमियम, तो फॉर एग्जांपल मान के चले कंपनी 10 लाख का प्रीमियम पे कर रही है साल का, सो 10 लाख कंपनी क्या करेगी? खर्चा दिखाएगी अंडर सेक्शन 37(1), वो एक्सपेंस में चला जाएगा। एम्प्लॉई जो है, क्या वो कुछ प्रीमियम पे कर रहा है? नहीं, उसके नाम पे वेल्थ क्रिएट हो रहा है, वो कोई प्रीमियम पे नहीं कर रहा। तो सारा जो है सेक्शन 37(1) के अंडर कंपनी उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकती है। अब इसमें असाइनमेंट आता है, तो पहले प्रपोजर कौन है? एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी। तो ओनर पॉलिसी की शुरुआत में कंपनी ओनर होती है, यानी कि एम्प्लॉयर ओनर होता है। लेकिन मैच्योरिटी के पहले ये पॉलिसी आपको असाइन करनी पड़ती है एम्प्लॉय के नाम पे, ठीक है। तो एम्प्लॉय के नाम पे वो पॉलिसी असाइन हो जाती है, एब्सोल्यूट असाइनमेंट। तब जाके एम्प्लॉय जो है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। जब कंपनी प्रीमियम पे कर रही है तो तब उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की। तो एक तरफ से एम्प्लॉय टैक्स नहीं पे कर रहा, दूसरी तरफ से कंपनी टैक्स बेनिफिट ले रही है। जब ये पॉलिसी उसके नाम पे असाइन हो जाएगी तब उसकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और मैच्योरिटी जो है वो एम्प्लॉय को ही मिलती है। मैच्योरिटी जो है वो एम्प्लॉय को ही। तो ये इस तरीके से काम करता है। प्रपोजर कंपनी होती है, लाइफ एश्योर्ड एम्प्लॉय होता है, ठीक है। कंपनी प्रीमियम पे करेगी, कंपनी उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट ले रही है, तब एम्प्लॉय को कुछ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कुछ सालों के बाद वो हम ही डिसाइड करेंगे कितने साल के बाद, ओनर के साथ मिलके। तो कुछ सालों के बाद वो पॉलिसी जो है कंपनी से लीगली ट्रांसफर हो जाएगी उस एम्प्लॉय के नाम पे, एंड ही विल बिकम द ओनर, एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द पॉलिसी। तब उसको टैक्स पे करना, ठीक है। और मैच्योरिटी जो भी आएगा, मैच्योरिटी सर्वाइवल बेनिफिट जो भी आएगा वो एम्प्लॉय को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका सेटअप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी का। सबसे बड़ा प्रीमियम आपको यहाँ पे ही मिलेगा। अब ये कैसे काम करता है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये कितना सिंपल है, आप भी समझ जाओगे। मतलब ये कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। लेकिन उसके पहले बिजनेस इंश्योरेंस ये जो टॉपिक है, तो इसमें कई सारे सॉल्यूशंस है। एमडब्ल्यू पैक्ट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, पार्टनरशिप इंश्योरेंस है, की मैन इंश्योरेंस है, सारे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रीमियम जो आता है वो आपको मिलेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो हम एक मेयर सुनील एक सेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ये सोचा था पूरा बिजनेस इंश्योरेंस पे करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि सारे कंसेप्ट अगर एक साथ अपनाते हैं तो
वहां पे क्या होता है कि आपका कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है। तो फिर हमने सोचा है कि इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर एक सेशन कर रहे हैं 4 और 5 जून को। ठीक है, ये सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे होगा और इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि जो भी कंसेप्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, पूरा कंसेप्ट आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। फिर उसके बाद, तो जैसे मैंने आपको कहा था, एक एक स्टेप होता है समझना, दूसरा स्टेप होता है जाके समझाना, तो वो भी समझना पड़ता है। तो मार्केट क्या है, मार्केट कहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अप्रोच कैसे कर सकते हैं बिजनेस ओनर को, तो पूरे मार्केट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा, हम पिच के बारे में बात करेंगे कि जाने के बाद जब मैं बैठता हूँ उस बिजनेस ओनर के सामने, तो उसको क्या बताना है मुझे, शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या समझाना है, कैसे समझा रहे हैं उसको, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर आता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है टैक्सेशन, कि टैक्स रूल्स क्या अप्लाई होते हैं, किसको टैक्स पे करना है, कब टैक्स पे करना है, ठीक है, कितना टैक्स पे करना है, टैक्स अगर बचा रहे तो कितना बचा रहे हैं, कंपनी का फायदा क्या है, एम्प्लॉय का फायदा क्या है। तो टैक्सेशन में बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो ये बहुत मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टैक्स रिलेटेड। फिर फिर हम बात करेंगे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। जब आप एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी करते हो तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लेके आना है वहां से, उसके बारे में बात करें। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ईमेल के फॉर्मेट्स भी दूंगा, जो आप बिजनेस ओनर को अगर मेल भेजते हैं तो क्या मेल भेजना है। अप्रोच लेटर्स वो भी मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप किसी एसोसिएशन को अप्रोच कर रहे हो या एक कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हो और वहां के एम्प्लॉयज के लिए आपको प्रेजेंटेशन अरेंज करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा था, 2 तरीके हैं, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को अप्रोच करो या एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को अप्रोच करो। तो अगर वो प्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो उसका लेटर्स मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप मैसेजेस में आपके साथ शेयर करूंगा कि जो आप उनको भेज सकते हो। ये जो 2 दिन का प्रेजेंटेशन होगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा पूरा, और कुछ मार्केटिंग कंटेंट मैं आपको दे दूंगा ताकि आप ये काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये काम शुरू कर सकते हैं। तो डर है ना, वो डर कहीं ना कहीं आपका इससे खत्म हो जाएगा और आप अपने आप के लिए एक नया सेगमेंट आप ओपन कर सकते हैं। तो पूरा कंसेप्ट आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा, करना क्या है एग्जैक्टली ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। क्योंकि कंसेप्ट को समझना जरूरी है और फिर उसको समझाना भी, सामने वाले व्यक्ति के सामने बैठ के समझाना भी जरूरी है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो भी करता हूँ जिससे मुझे फायदा हुआ, वो सारी चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस 2 दिन के प्रोग्राम में। और जो भी मटेरियल जाए, जो भी मैं जब भी ईमेल भेजता हूँ तो क्या ईमेल भेजता हूँ, वो सारी चीजें जो प्रैक्टिकली मुझे काम में आई है या आ रही है, तो वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि आप मेरा मार्केट नहीं छीन सकते हो, मैं आपका मार्केट नहीं छीन सकता। जो भी मार्केट में जाता है, जो काम करता है, मार्केट उसका होता है। तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है मेरे लिए, आपको ये देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं उतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरा बिजनेस जो है वो मैं लेके आ सकता हूँ मार्केट में जाने के बाद। सो ये 4 और 5 तारीख को ये हमने सेशन रखा है। तो पहला पार्ट ये हम करेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। फिर उसके बाद फिर और भी अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद भी जो भी पार्ट है वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम एक साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने पहले भी किया था एक साथ। लेकिन क्या होता है कि वो डेली एक एक कंसेप्ट पे बात करेंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। उसकी वजह से मैंने एक ऑब्जर्व किया कि लोग उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे ना, तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा और जाके आप इमीडिएटली इस पे काम भी कर सकते हो, मतलब कुछ एक्शन आप ले सकते हो। अगर आपको बिजनेस इंश्योरेंस में काम शुरू करना है, जो आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि आपकी इच्छा है कि आपको करना है, तो अगर आपको करना है तो आप इस 2 दिन के सेशन में जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे देता हूँ। आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जाके अप्रोच क्या करना है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट आता है या कोई क्लाइंट आपको कुछ पूछता है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सो 4 और 5 तारीख को है जून में ये सेशन, और ये शाम को रहेगा 7 से 9 बजे तक, और ये ऑनलाइन सेशन रहेगा, गूगल मीट के थ्रू हम करेंगे। और इसका रिकॉर्डिंग जो है वो सेशन खत्म होने के बाद आपको 1 महीने तक अवेलेबल रहेगा ऐप में। मैं आपको ऐप दे दूंगा, उस ऐप में ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। 1 महीने के लिए सेशन अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप 1 महीने तक इसको देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, जो भी करना है। और इस सेशन की जो फी है वो 1,000 रुपये है, 2 दिन के सेशन की। सो अगर आपको स्टार्ट करना है बिजनेस इंश्योरेंस में काम करना, अगर आपको शुरू करना है तो आप जरूर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यस सुनील। यस सर, यस सर। तो दोस्तों कितने लोग रेडी है दोस्तों, ये बिजनेस इंश्योरेंस का जो फर्स्ट बोल रहे हैं ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एम्प्लॉय एम्प्लॉय इंश्योरेंस, तो कितने लोग रेडी है चार्ट ऑफ डालेगा। दोस्तों ये हम आपके लिए कर रहे हैं, और 4 और 5 तारीख सर का टाइम मिल रहा है हमें। तो मेरे ख्याल से अगर बिजनेस इंश्योरेंस ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसमें अगर हमें फर्स्ट जो बोलते हैं ना एम्प्लॉय एम्प्लॉय पार्ट, अगर उसको आप डिटेल में जानना है और उसके बारे में आपको काम करना है उसमें, तो दोस्तों ये चांस वापस चांस छोड़िए मत। तो जो लोग रेडी है वो डालिएगा। दोस्तों ये 2 दिन का प्रोग्राम है, और इसका कंटेंट बहुत ही कीमती है। सर ने खुद मेहनत करके, उनका इतना साल का मेहनत है उसके ऊपर, वो मेहनत एज इट इज आपके लिए रेडीमेड मिल रहा है। अगर कोई काम करता है उससे रिजल्ट आ रहा है, और वो करके भी हमें रिजल्ट लाना है, तो दोस्तों ये 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करके आपको 2 दिन का प्रोग्राम, इसका रिकॉर्डिंग, उसके साथ हम मटेरियल भी दे रहे हैं, और आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उस एप्लीकेशन में आपको 30 डेज का वैलिडिटी का रिकॉर्डिंग आपके साथ रहेगा। और कंटेंट फॉलोअप, अगर आप जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे सर का आपको फॉलोअप भी रहेगा, गाइडेंस भी रहेगा। अगर आप जो चीज़ें सीखिए वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो दोस्तों 1,000 रुपीज फीस है। आपको जो QR कोड दिख रहा है वहाँ पे भी स्कैन करके कर सकते हैं। और आपको नंबर है 5 टाइम 8 5 4 7 3 6। ये दोस्तों सब लोग नहीं करेंगे मुझे पता है, क्योंकि सब लोगों का काम भी नहीं है, क्योंकि हर एक जन इंडिविजुअल काम करते हैं। बट अगर बिजनेस इंश्योरेंस के साथ काम करते हैं तो दोस्तों दोनों का फायदा होगा। आपको इंडिविजुअल पॉलिसी भी सेल होगा, और आप मल्टीपल पॉलिसी भी होगा। प्रीमियम केसेस बढ़ेगी दोस्तों, प्रीमियम साइज बढ़ेगा। नंबर ऑफ पॉलिसी तो सेल होगी ही होगी, बट आपको नंबर ऑफ आपको प्रीमियम भी बढ़ा देगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन करेगा, मैं ग्रुप में क्रेडिट कार्ड का लिंक भेजता हूँ। क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं चाटा से एक लिंक भेजा है ग्रुप का, उस ग्रुप में ज्वाइन करिए दोस्तों। उस ग्रुप में मैं कार्ड का पेमेंट का भी ऑप्शन डाल रहा हूँ। दोस्तों 2 दिन का फीस आप बोल रहे होंगे वो सब कुछ हम दे रहे हैं सिर्फ 1,000 में, इतना कम कॉस्ट में। फीस में कोई कम नहीं होगी, डिस्काउंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट आपको जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है कंटेंट। यस, मैंने चार जो हमारा जो ग्रुप बना है वहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड का लिंक भेजा है, और बाकी पेमेंट डिटेल भी भेजा है, आप एडिशनल नंबर भी भेजा है पेमेंट का, अगर कुछ यूपीआई का प्रॉब्लम आ रहा है तो। दोस्तों इसका कॉस्ट अगर देखेंगे ना दोस्तों, हम बहुत पहले प्रोग्राम किया था, इसका कॉस्ट 2,500 था। बट हम क्या किया, पार्ट पार्ट में आपको सिखा रहे हैं। जो बिजनेस इंश्योरेंस जो कंप्लीट ऑप्शन है उसमें हमने आपको दिखाया EMW के पेट एक्ट, कीमा इंश्योरेंस, बहुत कुछ चीजें। बट जो फर्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉय एम्प्लॉय का, वो हम आपको बता रहे हैं 4 और 5 तारीख को डिटेल में, विथ मटेरियल कंटेंट के साथ। कंप्लीट वर्कशॉप है एम्प्लॉय एम्प्लॉय के ऊपर। यस, कितने लोगों ने पेमेंट किया है और करना चाह रहे हो, तो और भी सेशन बाकी है, लियो मत होएगा, लियो मत करिएगा। बाकी भी पार्ट बचा है। अगर आप पेड सेशन नहीं ज्वाइन कर रहा, नो प्रॉब्लम, बट आप जो आज जो सेशन हमने कंटेंट आपके लिए लेके आए वो भी सुन सुन के जाओ। यस दोस्तों, 1,000 फीस है, इसमें कोई कमी नहीं है। आपको 30 डेज के रिकॉर्डिंग के साथ मिलने वाला है, और एक एप्लीकेशन भी मिलेगा, वो आपके मोबाइल पे रहेगा, उस एप्लीकेशन में आपको रिकॉर्डिंग रहेगा। तो दोस्तों आज जो पेमेंट करेंगे उनके लिए मेरे ख्याल से, जो पेमेंट करे उनको स्क्रीनशॉट डालना है। यस दोस्तों, 1,000 रुपये फीस है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
मैं आपको ग्रुप में भी इसका डिटेल भेज रहा हूँ। यस सर, आप तो सर कंटिन्यू सर। ओके, सो रिकॉर्डिंग 30 डेज रहेगी। तो अब देखिए, अगर आप मान के चलिए आप एक बिजनेस ओनर के पास जाते हैं, अगर वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है, तो काफी बार क्या होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कंपनी में ही होते हैं। जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी फायदा हुआ है, वो कंपनी में ही रहता है, उसको बाहर नहीं निकालते। अब ये क्यों नहीं निकालते, उसका भी कारण है। क्योंकि अगर मेरा फायदा हो रहा है तो नॉर्मली क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि सब लोग अपना प्रॉफिट निकालते होंगे, तो हर बिजनेस ओनर इस तरीके से नहीं करता है। सो कंपनी के पास क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट है वो बुक पे रहता है, कंपनी में ही रहता है वो प्रॉफिट। वो जो ओनर है वो प्रॉफिट नहीं निकाल पाता है, तो पैसा वहां पे ही पड़ा रहता है कंपनी में। अब अगर उसको बाहर निकालना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, तो उस पे उसको टैक्स पे करना पड़ता है, लगभग 39% से लेकर 42% तक मैक्सिमम उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो उस कारण से क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर क्या करते हैं कि जितना सैलरी उतना ले लेते हैं, बाकी का पैसा जो है वो कंपनी में ही पड़ा रहता है। क्योंकि अगर निकालूंगा तो मुझे उस पर टैक्स पे करके देना पड़ेगा, और डिपेंडिंग अपॉन मेरा इनकम कितना है, साल का मैं कितना ले रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड है कि मैक्सिमम 39% टू 42% ये मुझे टैक्स देना पड़ता है। सो अब वो पैसा अगर बैंक वहीं पे रहा कंपनी में, तो वो भी तो ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, वो भी तो पैसा बढ़ नहीं रहा है ना कंपनी में, वो तो बैंक में है, लेकिन उस पे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि प्रॉफिट भी कंपनी कर रही है, लेकिन प्रॉफिट मेरा अंदर ही है कंपनी के अंदर में, उसको बाहर सही तरीके से नहीं निकाल पा रहा। सो उसका सबसे बेटर सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस। ये एक लीगल टैक्स डेफर्ड स्ट्रेटेजिक तरीका है जहां से आप हाई कॉर्पोरेट टैक्स एनवायरनमेंट से आप अपनी पर्सनल लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज अ लीगल टैक्स डेफर्ड स्ट्रेटेजिक वे टू क्रिएट वेल्थ। ठीक है, अपने लिए आप अपना एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। मतलब कंपनी के पैसे से वो डायरेक्टर अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, और टैक्स डिफर्ड तरीके से होता है, यहाँ पे कोई टैक्स चोरी नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ टैक्स डेफर्ड वे। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, तो ये जो कंसेप्ट है, दिस इज अ लीगल कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट वेयर कंपनी फंड्स योर पर्सनल एसेट्स यूजिंग प्री टैक्स मनी। सो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, आपके लिए एक वेल्थ क्रिएट कर रही है, पर्सनल एसेट बिल्ड कर रही है प्री टैक्स मनी से। प्री टैक्स मनी क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अब लॉ क्या कहता है कि सेक्शन 37(1) के अंडर जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जो भी प्रीमियम पे कर रहा है, तो वो एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हैं और कंपनी वहां पे टैक्स बेनिफिट ले सकती है। अब ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डायरेक्टर है या पार्टनर है बिजनेस का, वो उस बिजनेस का ब्रेन है, और उसके रिस्क को प्रोटेक्ट करना कंपनी के लिए जरूरी होता है। सो एक लीगल स्ट्रक्चर ये है कि जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस के थ्रू हम एम्प्लॉय रिटेंशन और उसके साथ साथ उस डायरेक्टर या पार्टनर के लिए हम एक स्ट्रेटेजिक वेल्थ क्रिएशन भी करवा के दे सकते हैं। अब एक सिंपल बात समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो आपको अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा यहाँ पे। सो कंपनी से अगर कोई डायरेक्टर है, पार्टनर है, तो कंपनी से पैसा बाहर निकालने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। एक तो होता है सैलरी, मैं सैलरी लेगा। दूसरा होता है डिविडेंड्स, तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट आता है वो मैं एज ए डिविडेंड ले लेता हूँ। और तीसरा तरीका होता है लोन, मैं लोन कंपनी से लोन उठाता हूँ। अब पहले क्या होता था कि आप डिविडेंड ले सकते थे, मतलब जो भी साल का प्रॉफिट हुआ आप शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करो या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन इससे क्या होता था कि टैक्स की चोरी होने लग गई थी इससे, तो ये रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है। ठीक है, विदाउट पेइंग टैक्स आप डिविडेंड नहीं ले सकते, और डिविडेंड पे तो डबल टैक्स लगता है। कंपनी भी टैक्स पे करेगी, और जिसके हाथ में पैसा जा रहा है एम्प्लॉय, उसके हाथ में भी वो टैक्सेबल होगा, तो दोनों को टैक्स पे करना पड़ रहा है। लोन सेम प्रॉब्लम,
क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, लोन लेते थे, वापस देना ही नहीं, मेरी कंपनी है, उसको चलाते रहो। तो वो भी अब बंद कर दिया है। मतलब जिस रास्ते से टैक्स की चोरी हो रही थी वो सारे रास्ते अभी बंद कर दिए। तो 3 तरीके होते थे, सैलरी, डिविडेंड, लोन, कि जिसके थ्रू कंपनी से पैसा बाहर निकाल सकते थे। लेकिन अभी क्या है, ये तीनों का रास्ता बंद हो गया। ठीक है? अब सैलरी में भी क्या होता है ना कि आपको लिमिटेशन है कि आप कितना सैलरी ले सकते हो। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मान के चलिए आप एक एम्प्लॉयर के पास जाते हो, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर के पास, एक पार्टनर के पास आप जा रहे हो और आप उनको समझा रहे हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में। तो वो आपको ये कह सकता है कि इससे क्या फायदा है मेरा, ठीक है, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि 10 साल 12 साल कंपनी प्रीमियम पे करेगी और फिर जब मैं पैसा लूंगा तो मुझे टैक्स पे करना है। तो टैक्स तो मुझे पे करना पड़ेगा ना, आज करूंगा या कल करूंगा, टैक्स तो मुझे पे करना ही है। तो इससे अच्छा मैं अपनी सैलरी बढ़ा लेता हूँ ना, 10 लाख रुपए। आप जहाँ बोल रहे हो वहां पे 10 लाख देने से अच्छा है मैं सैलरी मेरी इंक्रीज कर देता हूँ 10 लाख। वैसे भी तो वो पैसा भी तो मेरे हाथ में ही आने वाला है। सो अब यहाँ पे देखते क्या होता है। सो मान के चले एक डायरेक्टर ने कहा मैं अपना सैलरी बढ़ा लेता हूँ 10 लाख, आपको देने से अच्छा, आपका प्रीमियम 10 लाख भरने से अच्छा मैं सैलरी बढ़ा लेता हूँ। अब डायरेक्टर सैलरी लेता है 10 लाख, ठीक है। कंपनी उसके ऊपर टैक्स कितना सेव कर रही है, क्योंकि ये जो सैलरी जाती है ना, ये भी सेक्शन 37(1) के अंडर एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है और इस पे भी टैक्स पे करने की मतलब वो खर्चा दिखाते हैं और उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। तो कंपनी ने टैक्स बचाया 2,78,000। अब ये डायरेक्टर के हाथ में 10 लाख रुपए आ गए। अब इसके ऊपर उसको इनकम टैक्स पे करना है, तो ये लगभग 3,90,000 आता है। 3,90,000 रुपए का टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। सो पोस्ट टैक्स, टैक्स कट होने के बाद कंपनी ने डायरेक्टर को सैलरी बढ़ा के दी 10 लाख रुपए, उसके ऊपर डायरेक्टर ने 3,90,000 रुपए का टैक्स पे किया। अब उसके हाथ में कितना पैसा आया, 6,10,000 रुपए, ठीक है। 6,10,000 रुपए उसके हाथ में आ जाता है, मतलब पोस्ट टैक्स 6,10,000 रुपीज उसके हाथ में आ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कंपनी सैलरी बढ़ा के दे रही है, आपको उसी साल टैक्स पे करना है, ठीक है, मैक्सिमम 39%, न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में 42%। तो इमीडिएटली आपको टैक्स पे करना है उसी साल। टैक्स डिडक्ट करने के बाद कितना, 6-7 लाख रुपए आपके हाथ में बच जाता है। सो ये पैसा जो होता है 6,10,000 रुपए, ये या तो खर्च हो जाता है या कहीं रैंडमली इन्वेस्ट हो जाता है, उसका कोई पर्पज नहीं होता, ठीक है। या तो खर्च हो जाएगा या मैं थोड़ा बहुत इधर इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा इधर इन्वेस्ट करता हूँ, पता नहीं अगले साल करूंगा या नहीं करूंगा, ये रैंडमली होता है। कोई डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो 10 साल के बाद क्या होगा, कंपनी टोटल 1 करोड़ रुपए दे देगी डायरेक्टर को या पार्टनर को। अब एक्चुअली उससे वेल्थ कितना क्रिएट हुआ, कुछ गारंटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। क्योंकि या तो मैं पैसा खर्च भी कर सकता हूँ वो सारा पैसा, या फिर थोड़ा इधर करूंगा उधर करूंगा, फिर अगले साल करूंगा या नहीं करूंगा मुझे पता नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड कोई तरीका नहीं है। तो वेल्थ कितना क्रिएट होगा ये अनसर्टेन। और बिजनेस पे डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती रहेगी। बिजनेस के बाहर मैं कुछ कुछ एसेट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ जिससे मुझे पैसा आता रहेगा, तो बिजनेस पे डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी। सो मोर इनकम लेस रिटेन्ड वेल्थ, मतलब पैसा मैं ज्यादा कंपनी से निकाल रहा हूँ लेकिन अपने पास कम पैसा रख रहा हूँ, उसको रिटेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि या तो खर्च कर दूंगा या फिर ऐसे कहीं किधर इधर उधर इन्वेस्ट करूंगा। अब इसके अपोजिट हम कंपेयर करते हैं इसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी से, ठीक है। तो सैलरी ले ली 10 लाख रुपए, टैक्स पे किए 3,90,000 रुपए, हाथ में आए 6,10,000 रुपए। अब यही पैसा अगर मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो कंपनी 10 लाख रुपए प्रीमियम पे कर रही है। टैक्स ऑन प्रीमियम कितना है डायरेक्टर को या पार्टनर को, कुछ भी नहीं है, उसको इमीडिएटली कोई टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। 10 लाख रुपए कंपनी ने उसको दे दिया, उसके नाम पे प्रीमियम पे किया, ठीक है। सैलरी के रूप में देते तो 3,90,000 उसको टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये प्रीमियम है तो उसके ऊपर उसको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। यानी कि टोटल अमाउंट उसका इन्वेस्टेड कितना हुआ, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का अमाउंट उसका इन्वेस्टेड हुआ।
तो यहाँ पे 6,10,000 मेरे हाथ में आ रहा है टैक्स जाने के बाद, क्योंकि ये टैक्स मुझे इमीडिएटली पे करना पड़ता है सैलरी पे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में पूरा का पूरा 10 लाख मेरा इन्वेस्टेड हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला फर्क है, क्योंकि टैक्स कट होने के बाद 6,10,000 आपके हाथ में आएगा। सो 6,10,000 रुपए इन्वेस्ट करना और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, इसमें रिटर्न्स में काफी डिफरेंस है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी से क्या होता है, फायदा क्या होता है? कंपनी 10 लाख रुपए आपके नाम पे प्रीमियम पे कर रही है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की इमीडिएटली जरूरत नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर आप दे रहे हैं। पॉलिसी 10 साल 12 साल 15 साल कंपनी प्रीमियम कर सकती है ना, कंपनी के थ्रू जा रहा है, मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है, कंपनी के जेब से जा रहा है, और मैं मेरे लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ। सो पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए चल सकती है। यहाँ पे 10 साल के बाद क्या होगा, मनी ग्रोज विद इन पॉलिसी। वो जो अपने पैसा इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए, वो पॉलिसी में ग्रो होता रहेगा। वेल्थ बिल्ड सिस्टमेटिकली, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो रहा है। कॉर्पस इज क्रिएटेड आउटसाइड बिजनेस रिस्क, बिजनेस की इस पे कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, देखिए मैं एक सिंपल बात उनको समझाता हूँ। उनको समझाता हूँ कि सर आप इस तरीके से सोचिए कि आप एक नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं जो जीरो रिस्क बिजनेस है। ठीक है, उस बिजनेस पे आपको कोई रिस्क नहीं है, और वो बिजनेस आपको सिर्फ देता रहेगा। पहले कुछ साल लेगा आपसे, लेकिन बाद में आपको देता रहेगा। और आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इसका रिस्क उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब आपका इनकम आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस पे डिपेंड नहीं है। इसमें कुछ कम ज्यादा हो गया तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहां से आपको हर साल आता ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई रिस्क नहीं है। सो डायरेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन बिजनेस इनकम लेटर। तो बिजनेस पे डिपेंडेंसी, इनकम की डिपेंडेंसी मेरी कम हो जाती है। कल मान के चले मैंने मेरा बिजनेस किसी को हैंड ओवर कर दिया, बच्चे को दे दिया, किसी को दे दिया, तो भी मेरे लिए मैं एक एसेट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ से मुझे इनकम आता रहेगा। सेम बिजनेस मनी, वेरी डिफरेंट लॉन्ग टर्म अप्रोच। वही पैसा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल आप अपने लिए बहुत अलग तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए, क्या ये इतना सिंपल बात आप जाके क्लाइंट के सामने नहीं रख सकते हो क्या? सिंपल कंपैरिजन जाके उसको समझा सकते हैं क्या हो। ठीक है, फिर इसके साथ साथ फिर जो भी बातें हमें करनी पड़ती है कि टैक्स कितना होगा, टैक्स कहाँ पे कितना लगेगा, टैक्स का रूल क्या अप्लाई होगा। तो ये सारी बातें अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करते हो तो ये सारी बातें डिटेल में आपको सीखने को मिल सकती है। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने अभी आपको सिंपल तरीके से समझाया, ये कुछ सिंपल कंसेप्ट्स में आपको समझाऊंगा कि जिसके आपको बात करने में आसानी हो। ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो आप बात नहीं कर सकते या जाके समझा नहीं सकते, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट इनटू बिजनेस इंश्योरेंस, ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, 2 दिन का सेशन है, 4th और 5th को। यस सुनील। हेलो, हाँ, यस सर। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये आज का कंटेंट खत्म हो गया है। दोस्तों अगर कैसे किसी लगा को कुछ आज का जो पूछना सेशन है, सर ने? हाँ, यस सर। सर दो फीडबैक डालिए दोस्तों, जो हमारा ग्रुप बना है वहाँ पे भी डालेगा, यहाँ पे भी डालेगा, कैसा लगा? क्योंकि दोस्तों ये एक्चुअली ये पूरा 100% एजुकेशन है। यहाँ पे कहाँ पे भी आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कहीं हंसी मजाक नहीं हो, क्योंकि ये जो दोस्तों लर्निंग है आपको लाइफ टाइम यूज होने वाली है। यस, सुपर जबरदस्त। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आपके लाइफ में भी बड़े बड़े प्रीमियम आ जाए, बड़े बड़े मोटे बड़े बड़े केसेस आ जाए प्रीमियम के। आपके लाइफ में भी बहुत सारे आजू बाजू में बिजनेसेस है, एम्प्लॉयर है, तो आपको उनको जाके कैसे प्रेजेंटेशन देना है। सर ने बताया कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा 2 दिन में कि आप जाके डायरेक्टली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपको रेडी टू मटेरियल मिलने वाले, क्या क्या मिलने वाले आपको। ईमेल फॉर्मेट है, अप्रोच कैसे कर रहे हैं उसका लेटर मिलेगा आपको, व्हाट्सएप पे क्या भेजना है, प्रेजेंटेशन के पीडीएफ मिलेंगे आपको, मार्केटिंग कंटेंट मिलेगा जो आपको एम्प्लॉयर को जाके बताना है। तो दोस्तों ये 2 दिन में आपको 100% आपको
कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेगमेंट मिले। अभी कितने लोग ऑलरेडी पेमेंट किए हैं और कितने लोग रेडी है पेमेंट करने के लिए? यस, जयंत बोल रहे हैं न्यू डायरेक्शन ऑफ LIC बिजनेस। यस दोस्तों, बहुत बड़ा। हम क्या करते हैं, हम है ना जनरल लोगों के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते नहीं, बिजनेसमैन के पास जाते नहीं। आपके मन में जो डर है ना, वो दोस्तों कब खत्म हो जाएगा? आपके पास नॉलेज आएगा तो खत्म हो जाएगा। यस, श्रीकांत सर ने पेड़ किया है। जिन्होंने पेड़ किया वो स्क्रीनशॉट डालेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपको 30 डेज पे रिकॉर्डिंग आपके पास साथ रहेगी। मटेरियल आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। जो मटेरियल आप सर ने खुद के लिए बनाया था, जैसे प्रेजेंटेशन की PDF है, प्रेजेंटेशन है, कंसेप्ट है, जो वो खुद लेटर उन्होंने खुद के बिजनेस के लिए किया था, वो सारा का सारा कंटेंट आपको मिलेगा रेडीमेड, ओनली कितना 1000 में। इसके साथ कोई क्वेश्चन है तो जरा आप चैट बॉक्स से डाल सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है कोर्स रिलेटेड हो, आज के सेशन रिलेटेड, तो प्लीज चैट बॉक्स से डालेगा। क्वेश्चन का आंसर भी सर दे देंगे। और मेरे ख्याल से दोस्तों अभी तक जिन्होंने किया है उनको पता है सर कितने डीप लेवल पे सिखाते हैं, और उनका जो कंटेंट होता है, उनका जो पावरफुल प्रेजेंटेशन रहता है, वो कितना बढ़िया रहता है। जिन्होंने ऑलरेडी अटेंड किया है सर के सेशन पुराने, क्योंकि बिजनेस इंश्योरेंस हमने 3 साल पहले किया था। व्हाट इज टैक्स इम्पैक्ट ऑन डायरेक्टर मैच्योरिटी? सर ये क्वेश्चन है। टैक्स टैक्स देना पड़ेगा सर, डायरेक्टर को टैक्स देना पड़ता है मैच्योरिटी पे। जो भी मैच्योरिटी आएगा उसके ऊपर डायरेक्टर को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, वो भी कैसे उसको कम कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दर्शन जी, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस पे ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अब हम लोग जा ही नहीं रहे मार्केट में, तो अभी क्या करेंगे? अगर आप जाते हो मार्केट में काम करेंगे तो ही होगा, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के तो मेजर बिजनेस बिजनेस इंश्योरेंस के थ्रू ही लेके आते हैं, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे। प्लान आप कोई भी दे सकते हो। प्लान आपको देना है, लाभ दे सकते हो आप, जीवन उमंग दे सकते हो, जीवन उत्सव दे सकते हो। ये तो डिपेंड करेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि एक साथ पैसा चाहिए उसको, या आप उसको हर साल पैसा दे रहे हो, या उसको थोड़ा पैसा एक साथ मिले और बाकी का पैसा उसको रेगुलर बेसिस पे मिले। ये भी हम कॉम्बिनेशन करके दे सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो हम उसको अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन उसके सामने रखना जरूरी है क्लाइंट के सामने। दोस्तों डिटेल में अगर जानना है ये तो टैक्स जो है वो उसके इनकम में ऐड होगा, और उसके इनकम के हिसाब से उसको टैक्स पे करना डायरेक्टर। ये जो भी पैसा आएगा उसके इनकम में आएगा, इनकम में ऐड होगा, और उसके इनकम के बेसिस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो भी टैक्स रेट तब होगा उसके बेसिस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम में जाएगा। इंश्योरेंस का जो भी पैसा आता है वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, फिर उसके बाद उसका टोटल इनकम कैलकुलेट होता है, फिर उसके बाद उसको टैक्स पे करना है। तो उसका परसेंटेज अभी जी में अभी आपको नहीं मिल रहा है, दैट वुड डिपेंड। क्लेम जय जी, क्लेम जो है वो फैमिली को जाएगा, कंपनी को कभी नहीं जाता है। क्लेम जाएगा फैमिली को। क्योंकि जब आप कंडीशनल असाइनमेंट भी करते हो तो आपको नॉमिनी आप दे सकते हो, और नॉमिनी अगर फैमिली है, फैमिली में से किसी को दिया है तो क्लेम जाएगा नॉमिनी, कंपनी को नहीं जाता है क्लेम। और मैच्योरिटी पे कंपनी जो है वो कोई कंडीशन नहीं लगा सकती है LIC के रूल के हिसाब से।
असाइनमेंट तो देखिए, पहले हम करते हैं कंडीशनल असाइनमेंट, उसके बाद आपको एब्सोल्यूट असाइनमेंट करना पड़ता है। जो भी पीरियड आपने डिसाइड किया होगा उसके बाद एब्सोल्यूट असाइनमेंट करना पड़ता है। लेकिन पॉलिसी अगर कंडीशनल असाइनमेंट में भी है तो नॉमिनी दे सकते हो, पर वो पैसा नॉमिनी को जाएगा। वो आपको डिसाइड करना है प्लान के साथ। नॉर्मली प्रीमियम पेइंग टर्म तक होता है, मतलब जो पीरियड होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट का, वो नॉर्मली प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही हम लेते हैं। फिर उसके बाद उसको असाइन कर देते हैं उसके नाम पे, ताकि टैक्सेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, बहुत लोगों के क्वेश्चन रहेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं उनके क्वेश्चन है। और दोस्तों आज जो सेशन जो सिखाया है दोस्तों, ये इतना डिटेल में नहीं लिया, क्योंकि इससे आपको 2 दिन के सेशन में जो मिलेगा वो अलग मिलने वाला है दोस्तों। आज तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है, इससे क्या इस सेगमेंट में कर सकते हैं, एम्प्लॉय सेगमेंट कितना बड़ा है, अगर हमने इसमें काम किए तो हमारा केसेस कैसे बढ़ेंगे, हमारा प्रीमियम कैसा बढ़ेगा, ये आपको मालूम हो गया है। और डिटेल में एक्चुअल प्रेजेंटेशन कैसे देना है, हम आपको 4 और 5 तारीख को, 4 और 5 जून दोस्तों, जून महीना शुरू हो जाएगा और हमारा लर्निंग भी शुरू हो जाएगा जून मंथ में, पहले वीक में 2 दिन का। और इसमें आपको टाइम भी मिलेगा पूरा महीना उस वापस रिपीट रिपीट करने के लिए। तो दोस्तों 1000 रुपीज फीस है। 1000 में आपको बोलो ना, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज है आपको लाइफ टाइम यूज होने वाला है। और जो हम मटेरियल देंगे आतु सर का, दोस्तों आतु सर कितने साल का आपने कलेक्ट किया हुआ है, वो आपने जो काम किया है एम्प्लॉय में? ये सब जो है मेरा पिछले 14 साल का है। 14 साल का है। 14 साल की मेहनत और सर का जो प्रैक्टिकल चीज के ऊपर जो उन्होंने कलेक्ट किए मटेरियल, वो आपको मिल जाएगा 2 दिन के, सिर्फ आपको 1000 कॉस्ट में। हम आपके से ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों दोस्तों अमाउंट नॉट मैटर, आपको जो बेनिफिट होगा वो इम्पोर्टेंट है। आप तो सर भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे LIC एजेंट फ्रेंड भाई लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, वो बड़े क्लाइंट के साथ जाते ही नहीं, बिजनेस ओनर के पास जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते? आज आपको मालूम होगा कि आतु सर बोल रहे कि आपके मन में डर है, आपके दिमाग में नॉलेज नहीं है, आपका नॉलेज कम पड़ रहा है वहां पे। तो ये 2 दिन का नॉलेज आपको गारंटी है, तो आप बिजनेस ओनर के पास जाएंगे, वहां पे भी सीखेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको आतु सर हेल्प भी करेंगे। एप्लीकेशन तो खाली ट्रेनिंग का एप्लीकेशन है, वहां पे खाली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वहां से आप रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल जाएगा, वो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कोर्स के लिए एप्लीकेशन बना हुआ है, वो एप्लीकेशन आपको वहां पे एक्सेस मिल जाएगा। Yes, कितने लोगों ने पेमेंट किया है? आपको लोगों को अगर क्रेडिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो मैंने जो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, मैंने ग्रुप का लिंक चार्ट से वापस शेयर करता हूँ, वहाँ पे ज्वाइन करो। आज का सेशन का रिकॉर्डिंग वहाँ पे मिल जाएगा। और जो पेमेंट के लिए ऑप्शन है, QR कोड है, क्रेडिट कार्ड का लिंक है, तो उस ग्रुप पे मैंने शेयर करता हूँ। अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज चार्ट से जो लिंक मिला है वहां से ग्रुप ज्वाइन करो। यस। यस सुनील। हाँ सर। यस सर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के समय के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आई होप कि आपको कुछ वैल्यू ऐड मिला होगा, भले ही सेशन को ना आइए, लेकिन फिर भी आपको आज का सेशन कुछ तो वैल्यू ऐड आपको मिला होगा, कि जो कुछ तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और हम बहुत जल्द मिलते हैं वापस। थैंक यस यू सर। फॉर योर टाइम। यस सुनील। यस सर, आपको थैंक यू, क्योंकि आपने टाइम निकाल के हमारे पार्टिसिपेंट के लिए इतना कुछ नॉलेज दे दिया, शेयर किया। थैंक यू वेरी मच सर। हम हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे 4 और 5 तारीख के प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। यस थैंक यू सुनील। दोस्तों मैंने आतो सर को कमिटमेंट की है कि हमारे जो सारथी IT सोल्यूशन के जो भी पार्टिसिपेंट है आज जुड़े हैं, और जो जुड़े नहीं है वो भी लोग आएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एम्प्लॉय एम्प्लॉय का सेशन हो रहा है। और ये नॉलेज आपको लाइफ टाइम यूज होने वाला है दोस्तों। और जो कंटेंट हम दे रहे हैं, आतुल सर जो कंटेंट दे रहे हैं,
उनका जो 14 साल का जो मेहनत है, वो मेहनत रेडीमेड कंटेंट आपको मिल रहा है वहां पे। 2 दिन का सेशन में मिलेगा, उसका रिकॉर्डिंग में आपके साथ रहेगी, और उसके साथ आपको जो मटेरियल मिलेगा रेडी टू यूज मिलेगा, जो आपको डायरेक्टली क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है वो आप कर सकते हैं। यस, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक कोर्स का डिटेल है, शेयर हो गया ना। ये दोस्तों 4 और 5 तारीख एम्प्लॉय कंप्लीट सोल्यूशन फॉर एम्प्लॉय इंश्योरेंस के लिए, 4 और 5 तारीख को। और जो मिल लर्निंग है आपके सामने है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मार्केट में क्या है, अप्रोच कैसे करना है, बिजनेस से बात कैसे करनी है, आपको पिच कैसे करना है, टैक्सेशन क्या रहता है, टैक्सेशन से क्या अलग अलग क्या हो जाएगा, और पेपर वर्क क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। उसके साथ आपको रेडी टू यूज कंटेंट मिलने वाला है, ईमेल फॉर्मेट, अप्रोच लेटर्स, व्हाट्सएप के लिए क्या भेजना है, अब प्रेजेंटेशन पीडीएफ मिलेगी। ये सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और आपको पेमेंट कितना करना है, 1000 ओनली। पेमेंट का जो ऑप्शन है, क्यूआर कोड आपके पास है, या आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। 8888544736 ये नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपके साथ रहेगी महीना भर, वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगी, वो ऐप आपको मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों आई होप जिनको लग रहा है कुछ सीरियस काम करना है आगे इस साल, और कुछ बड़े उन्होंने अप्रोच करना है, तो ये 2 दिन का वर्कशॉप आपके लिए है, 4 और 5 जून का। तो आई होप आप सब लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। अगर पेमेंट का कुछ दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कुछ भी रहेगा तो हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू आतुर सर। थैंक यू सुनील, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू आप दोस्तों, आप सभी का भी लास्ट तक बने रहिए, आपने पूरा 100% आज का जो सेशन सुना है। आई होप ये नॉलेज आपको बेनिफिट होगा, आप जरूर ट्राई करिएगा बिजनेस ओनर के पास जाने के लिए, और ये 100% आपको बड़े बड़े प्रीमियम और पॉलिसीज देने वाला है। थैंक यू।